हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में जो पहला भाग है हमारा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका एक इंपॉर्टेंट और आखिरी चैप्टर हम करने वाले हैं मानव बस्ती। ठीक है, कक्षा 12 भूगोल का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। और इस चैप्टर के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग एक्टिविटीज हमने देख ली, सारे आर्थिक क्रियाओं को देख लिया, उसके बाद मानव के रहन सहन का क्या तरीका है, किस तरह की बस्तियां, किस तरह के गांव नगर बसाकर वो रहता है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क ले सकते हैं। यानी यहां आपको किसी भी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोला जाएगा। आप घर बैठे बहुत आराम से सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई निःशुल्क रूप से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज इस पूरे चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे, पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अधिवास क्या है, सेटलमेंट क्या है और इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है कि सेटलमेंट या अधिवास का मतलब सीधे सीधे ये है कि मनुष्य किस प्रकार के आवास, किस प्रकार के ग्रामीण इलाके या नगरीय इलाकों में अपने आवासों के प्रकारों को बनाकर रहता है। मतलब कि क्या वो कुछ ऐसे जगहों का निर्माण करता है जो बहुत सघन रूप से बसे हुए हैं, क्या वो ऐसे अधिवासों का निर्माण करता है जो बहुत दूर दूर बसे हुए हैं और जहां पर कोई एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है, वो किस तरह के मकान को प्लान कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, किस तरह से वहां की रहन सहन है और समाज स्टेब्लिश्ड है। तो अधिवास का कुल मतलब यह है कि वहां जो रहने की उनकी पूरी व्यवस्था है, जैसे हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो हमने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स देखे हैं मानव भूगोल के महत्वपूर्ण, उसमें सारी चीजों को कवर किया है। अब हम थोड़ा मकानों की तरफ बढ़े हैं। अधिवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से उच्चतम स्थान रखता है। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा बिना खाए भी रह सकते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सर पे छत तो चाहिए। तो आवास बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानव जिस स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करता है या जिस स्थल को अपने परिवारों के साथ स्थायी या अस्थायी तौर पर निवास के रूप में प्रयोग करता है, उसे अधिवास या बस्ती कहते हैं। तो क्या है, जिस स्थान पर जीवन यापन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी जहां पर उसका जीवन क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जिस स्थान पर जीवन यापन हो रहा है या जिस स्थान पर वो अपने परिवार के साथ स्थायी या अस्थायी, इस बात को ध्यान रखेंगे, या तो वो परमानेंट होगा या वो परमानेंट नहीं होगा, इसको देखेंगे हम। तो वो स्थायी तौर पर भी रह सकता है, वो अस्थायी तौर पर भी रह सकता है। प्रीवियस चैप्टर्स में जैसे हमने जब कृषि पर चर्चा की थी तो मैंने बताया था आपको कि कुछ क्या होते हैं कि मैदानी इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट के साथ कृषि करते हैं और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो पशुचारण के साथ साथ घूमते रहते हैं। फिर हमने झूम खेती देखी थी, मिल्पा खेती देखी थी, है ना। तो स्थायी और अस्थायी तौर पर निवास के रूप में प्रयोग करता है, उसे अधिवास या बस्ती कहते हैं। और ये बस्तियां फिर कई प्रकार की देखी जाती हैं। या आश्रय स्थल कोई विशाल इमारत भी हो सकती है, मतलब जहां वो आश्रय ले रहा है वो कोई इमारत भी हो सकती है, झोपड़ी भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, छप्पर के रूप में हो सकता है। और यही क्या कहलाता है, अधिवास या सेटलमेंट कहलाता है। अधिवास के अंतर्गत मकान, भवन, विशालकाय इमारतें ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि घास फूस की बनी झोपड़ियां, अभी आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। ऐसा नहीं, देखिए अधिवास का मतलब कि जहां भी रहने का आश्रय उसने बना लिया वो अधिवास में आ जाएगा, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो कोई भी चीज इस तरह की हो। कच्ची मिट्टी या पत्थर, खपड़ैल, खपड़ैल आपने देखा है, आगे मैं दिखा दूंगा आपको इमेजेस में। खपड़ैल में ईंटें की क्या करते हैं, पतली पतली परतें बनाकर और मकान बनाते हैं। लकड़ी और टेंट आदि से निर्मित आवास भी क्या होगा, सेटलमेंट का हिस्सा माना जाएगा। हडसन ने आवास की परिभाषा देते हुए कहा कि भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है मानवीय अधिवास कहलाता है। तो जिस हिस्से को आप क्या करते हैं, मानव के आवास के रूप में, यानी मानव के रहने के स्थान के रूप में प्रयोग करते हैं, वो पूरी जगह जो क्या होती है, अधिवास कहलाती है, वो सेटलमेंट कहलाता है। आदि बात समझ में। अब वो आप चाहे किसी टेंट के नीचे रहने लगे, चाहे आप किसी कह सकते हैं झोपड़ी के नीचे रहने लगे, किसी पक्के मकान के अंदर रहने लगे, जहां पर भी मानव अपने रहने की व्यवस्था कर लेगा वो उसका आवास कहा जाएगा, वो उसका सेटलमेंट कहा जाएगा। अच्छा, अब ये जो अधिवास या सेटलमेंट्स हैं, इनके कुछ प्रकार हैं। जैसे मैं चर्चा कर रहा था आपको कि कुछ अस्थायी अधिवास हैं और कुछ स्थायी अधिवास हैं, यानी कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, परमानेंट है, ठीक है, और कुछ क्या है, टेम्पररी, ठीक है। तो कुछ अधिवास या सेटलमेंट परमानेंट है, जैसे मान लीजिए आपने पक्का मकान बना लिया, पक्का मकान जब बना लिया तो वो परमानेंट हो गया और आप वहीं रह रहे हैं, वहीं अपने आर्थिक क्रियाओं के साथ रह रहे हैं। टेम्पररी क्या होता है कि जो परमानेंट नहीं है, ये दो कारण से हो सकता है।
एक कारण तो हो सकता है आर्थिक और सामाजिक अक्षमता, कि भाई आप इतने सक्षम नहीं हैं, आपके पास वो जमीनें नहीं हैं कि आप वहां पर कोई परमानेंट बना सके अधिवास। या हो सकता है कि आपको वहां परमानेंटली रहने की जरूरत ना पड़े, आप बार बार कहीं ना कहीं जाते रहते हो। बिखरे हुए अधिवास, यानी जो एक साथ बहुत सघनता से बसे नहीं है ना, एक घर कहीं है, एक घर दूर पर है, एक घर अलग अलग है। एक होता है सघन यानी डेंसर सेटलमेंट, जहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा चिपक कर घर बनाए जाते हैं और जहां बहुत ज्यादा सटे सटे मकान और इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी कि वो आसानी से फिर एक दूसरे के साथ रह सकें, घनी बस्तियां जिसको कहते हैं। इसके बाद फिर और इसमें एक क्लासिफिकेशन होता है ग्रामीण अधिवास यानी कि रूरल सेटलमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ध्यान रखेंगे आप, रूरल सेटलमेंट। और एक होता है नगरीय अधिवास जिसको बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि अधिवास का हिस्सा है। क्या क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। रूरल सेटलमेंट ग्रामीण अधिवास, जाहिर सी बात है जहां पर कृषि के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो ग्रामीण अधिवास का भाग कहा जाता है। और जो औद्योगिक नगर हैं या तृतीयक द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न जो जनसंख्या है, जो एक नगर का निवास, नगर का विकास करके और अर्बनाइजेशन करके रह रही है, वो नगरीय अधिवास का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अधिवासों के प्रकार हैं: अस्थायी, स्थायी, बिखरे अधिवास, सघन अधिवास, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब अगर अस्थायी अधिवास की बात करें तो आरंभ में मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा जाता था। पहले क्या थे, अस्थायी और स्थायी में ही केवल बांटा जाता था, क्योंकि बाद में, क्योंकि फिर उसमें कोई अलग से नगर या अलग से ग्रामीण वाला कोई डिवीजन नहीं था। बहुत प्राचीन कालों की बात अगर आप देखें, एक साथ लोग रह रहे थे। और बाद में फिर क्या हुआ, ये अलग अलग तरीके के अधिवासों में भी और डिवीजन होने लगा। तो अस्थायी अधिवासों की अगर बात करें तो ये अल्पकालीन मानव अधिवास होते हैं। यानी क्या होते हैं, ये कुछ समय के लिए, आप ये देखिए टेंट लगाकर और जैसे शरणार्थी वाले कैंप बन जाते हैं। ये क्या है, किसी विशेष परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुए हो सकता है कि मान लीजिए कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी या मतलब आपदा आ गई तो लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है, युद्ध के कारण बसाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं हम चारागाह वाले जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, पशुचारण वाले, वो कहीं 10 दिन के लिए ठहरे हैं तो उन्होंने कोई अधिवास बना लिया। इसमें कुछ मानव जातियां अपने जीविकोपार्जन हेतु अपने काफिलों के साथ पशुचारण और व्यापार हेतु घूमती हैं। मैंने अभी आपको बताया, कई बार आप देखिए कि शहरों में, आप देखिए कि मैदानी इलाकों में जहां पर ऊंट नहीं पाए जाते हैं, वहां भी आप देखिए 10-10 ऊंट लेकर झुंड बना के लोग जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के बीच में हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए कहीं से टेम्पररी तरीके से रुक जाएं, अस्थायी तरीके से रुक जाएं, तो वहां ये होता है। जब तक ये पशुचारण या व्यापार करते हैं, अस्थायी अधिवास बनाकर रहते हैं। मध्य एशिया के किर्गिज, सूडान के निग्रो, अरब के बद्दू ऐसे ही अधिवास बनाकर रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ध्यान रखिएगा। तो खास करके इसमें जो एक अंग्रेजी में शब्द आता है, आपने सुना होगा पैस्ट्रोलिस्ट, आपने 10वीं कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा, है ना। जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं, जो एक जगह से, खाना बदोश भी कहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ये घूमते रहते हैं पशुचारण के लिए, कृषि के लिए, व्यापार के लिए। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं वो जहां अपने आवास बनाते हैं, कभी कभी युद्ध काल में भी आप देखिए, पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे राजाओं के, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत विशाल सेना लेके चलेंगे और कुछ समय कहीं रुक जाएंगे और वहां पर अपना एक टेम्पररी आवास बना के रहेंगे। तो ये कम समय के लिए होता है, जिसको हम अस्थायी अधिवास कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्थायी अधिवास या परमानेंट सेटलमेंट का। अब देखिए, यहां जाहिर सी बात है कई फैक्टर्स काम करेगा। एक तो काम ये करेगा कि भूमि का जो आकार होगा वो इस तरह का होगा जहां पर वो आराम से घर बनाए जा सकें। दूसरा, वहां पर आर्थिक क्रियाएं स्थायी रूप से हो सकती हैं, मतलब जहां कृषि उद्योग ठीक से लगाए जा सकते हैं, यहाँ जहां कुछ समय के लिए लोग वहां आसानी से रह सकें, ऐसी परिस्थितियां वहां आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, और यहां पर मनुष्य कहीं एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा में नहीं रहेगा, बल्कि परमानेंटली वहां पर रहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी, एक तो समतल भूमि, यानी जाहिर सी बात है क्या होगा, प्लेन एरिया, ज्यादातर ये प्लेन एरिया की कहानी है। उर्वरा मिट्टी यानी फर्टाइल मिट्टी आपको रहेगी जहां पर कृषि किया जा सके। जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर अवेलेबिलिटी। जहां पर जल प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्या वहां पर कोई परमानेंट अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है कि नहीं बनाएगा। तो ऐसे एरिया को चुना जाएगा जहां पर जल मिल सके। ठीक, इन क्षेत्रों में मानव के आकर्षण हेतु कोई तथ्य विद्यमान, जैसे परिवहन और एक स्थान से दूसरे स्थान संपर्क स्थापित करने हेतु मार्ग की सुविधा हो, तो मानव स्थायी अधिवास बनाकर जीवन यापन करता है। आप सोचिए, जब आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं,
वहां पर देखते हैं ना कि भाई यहां से रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं, यहां पर अच्छा पानी मिल रहा है कि नहीं, अगल बगल अच्छा बाजार है कि नहीं, कहीं से जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है कि नहीं। इन सारी चीजों का जहां पर उपलब्धता होता है वहां पर स्थायी निवास या परमानेंट सेटलमेंट बसाए जाते हैं, यानी जहां पर कुछ दिनों के लिए लोग क्या कर सकें, परमानेंटली रह सकें। विश्व के अनेक भागों में, यूरोपीय देश, एशियाई देश, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में ऐसे अधिवास हैं। भारत भी आप ले सकते हैं। चूंकि ये पूरा विश्व भूगोल एक साथ चल रहा है इसलिए मैं दुनिया के हर कोने के एग्जांपल्स आपको देता हुआ चलता हूं। पार्ट बी में तो भारत के ही दृष्टिकोण से चीजें देखनी है। अब अधिवासों के आकार, स्वरूप, कार्यों, मकान अथवा झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखकर इन्हें दो प्रकार से और वर्गीकृत किया गया है, या दो वर्ग और प्रदान किए गए हैं। अब देखिए, एक तो हमने एक चीज देख लिया कि या तो जो ये अधिवास होंगे ये स्थायी होंगे या तो टेम्पररी या अस्थायी होंगे, ये तो एक कहानी समझ में आ गई। इसके अलावा इन बस्तियों के कुछ और गुण, कुछ और विशेषताओं को देखते हुए दो और बड़े इंपॉर्टेंट वर्गों में इनका डिवीजन किया गया है। एक को हम कहते हैं प्रविकीर्ण या बिखरे हुए अधिवास, एक को कहते हैं सघन या अभिपिंडन अधिवास। तो ये बिखरे हुए अधिवासों का मतलब ये है जो डेंसर नहीं है, जो दूर दूर बसाए गए हैं, जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कह सकते हैं ना एक साथ सटे हुए नहीं है। और सघन या अभिपिंडन अधिवास क्या है, जो एक पिंड जैसा बनाकर फिर एक गांव जैसा, आपने सुना होगा पंजाब में गांव को पिंड कहा जाता है, तो एक पिंड जैसा बन के सट के पूरा गांव की संरचना करते हैं, ऐसा डिवीजन किया गया है। अब प्रविकीर्ण या बिखरे अधिवासों की अगर बात की जाए, जिसको डिस्पर्स या स्कैटर्ड कहते हैं, मतलब क्या है, जो बिखरा हुआ है। तो क्या है, इस प्रकार के अधिवासों में मकान अलग अलग और एक दूसरे के बीच कृषि भूमि को छोड़कर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मकान यहां बन गया तो ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड इसके पास रहेगा, फिर एक यहां बन गया, ये एग्रीकल्चर लैंड यहां पर यानी कृषि योग्य भूमि रहेगी, फिर एक मकान यहां पर हो गया, इसके आसपास पूरा ये एग्रीकल्चर का लैंड इसको मिलेगा। यानी मकान एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहेंगे और एक दूसरे के आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए, कृषि या पशुपालन करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जाएगी। अब एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है कि इस तरह के मकान वहां पर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे जहां पर जनसंख्या थोड़ी कम हो, ठीक है ना। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो ये संभव नहीं होगा कि बहुत ज्यादा क्या किया जाए, जगह छोड़ा जाए दूसरे के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको खुद से ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के अधिवास में मकान अलग अलग और एक दूसरे के बीच कृषि भूमि को छोड़कर बने होते हैं। प्रत्येक घर में एक एक परिवार निवास करता है, इसमें न्यूक्लियर फैमिली जैसा बात होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि फार्म बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, भारत का एग्जांपल है आप उतना नहीं दे पाएंगे। अमेरिका में क्या है, जनसंख्या कम है अपेक्षाकृत, और आप देखिए कि वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, कृषि फार्म हैं। तो आप देखेंगे कि 5-5 किलोमीटर तक का फार्म है और बीच में एक घर आपको दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि जगह है, वहां पर क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या कम है। एकाकी मकान मिलते हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि गृह या फार्म स्टीड अथवा वासगृह होम स्टीड के नाम से जानते हैं। तो कृषि गृह, फार्म गृह, ये इंपॉर्टेंट वहां के स्टीड, ये वहां के शब्दावलियां हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, डिस्पर्स या स्कैटर्ड सेटलमेंट के उदाहरण है। फिर आता है सघन या अभिपिंडन अधिवास, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के अधिवासों को संकेंद्रित या पुंजित या न्यास्तित या एकत्रित अधिवास कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये कंसंट्रेट है, ज्यादा सघन है, या क्लस्टर्ड एक साथ चिपक कर है। जैसे आप इनको देख लीजिए, ये क्या है, हालांकि पहाड़ी इलाकों के एग्जांपल्स है लेकिन गांव में भी ऐसा आपको दिखाई देगा, एक साथ क्लस्टर जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। एकत्रित या एग्लोमरेटेड अधिवास कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम से इनको आप बुला सकते हैं कि इस प्रकार के अधिवासों को संकेंद्रित यानी एक जगह केंद्रित है, सेंट्रलाइज हो गए हैं, पुंजित या क्लस्टर्ड हो गए हैं, न्यूक्लिएटेड या एकत्रित एग्लोमरेटेड हो गए हैं। इस प्रकार के अधिवास में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ठीक। इसको सघन या डेंसर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है मकानों की। कई एकाकी बस्तियां परस्पर मिली होती हैं जो बाद में एक विकसित गांव का रूप ले लेती हैं। तो आप अगर गांव में देखें, तो गांव में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे कई सारे वार्ड होंगे। कई इलाकों में इसको टोला कहा जाता है, टोलों को मिला के, वार्ड को मिला के या छोटी छोटी बस्तियों को मिला के फिर एक बड़ा गांव बनाया जाता है। तो यहां पर ये डेंसिटी को देखते हुए, सघनता को देखते हुए ये किया जाता है और भारत में आपको ये काफी दिखाई दे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जो हम अधिवास हैं उनको हमने एक डिवीजन तो देख लिया कि स्थायी और अस्थायी, एक हमने डिवीजन देख लिया कि सघन है कि प्रविकीर्ण है, एक हम देखेंगे ग्रामीण अधिवास जिसको हम क्या बोलते हैं, रूरल सेटलमेंट। बहुत महत्वपूर्ण ये डिवीजन है, रूरल सेटलमेंट। और एक देखेंगे अर्बन सेटलमेंट।
यानी कि नगरीय अधिवास। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो जनसंख्या क्या है अगर गांव में निवास कर रही है। पहले ये डिवीजन नहीं था, ये डिवीजन भी बहुत बाद में इवोल्यूट होकर आया, बाद में निकल कर सामने आया। तो यानी अगर जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या अगर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही होगी या आप कह सकते हैं कि गांव के इलाकों में निवास कर रही होगी, वो अपने घर बना के झोपड़ी बना के जैसे भी, तो वो ग्रामीण अधिवास का भाग बन जाती है। और अगर वो नगर में वास कर रही होगी तो वो अर्बन सेटलमेंट या नगरीय अधिवास का हिस्सा हो जाती है। बहुत सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। तो ग्रामीण अधिवास वे अधिवास हैं जिनमें अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिवास में ज्यादातर कौन लोग निवास करेंगे, तो ज्यादातर इसमें निवास करेंगे फार्मिंग करने वाले या फार्म लैंड को ले चलने वाले, और अपना जीविकोपार्जन कृषि तथा पशुपालन से करते हैं। यह अधिवास कृषि प्रधान होते हैं। लकड़ी काटने, खान खोदने, शिकारी, जंगल और पर्वतीय भागों में रहने वाली जातियों के अधिवास भी ग्रामीण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। यह अधिवास घनिष्ठ रूप से सीधे भूमि से जुड़े होते हैं। हडसन महोदय के अनुसार ग्रामीण अधिवास से आशय उस अधिवास से है जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश ग्रामीण अधिवासों के निवासी कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो फार्म एक्टिविटीज में इसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो पूरा ग्रामीण इलाका है वो उसका जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो किसानी है, खेती है, इसके साथ साथ पशुचारण, मधुमक्खी पालन है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और इन्होंने उसी हिसाब से अपने आवासों को बनाया होता है। अगर और डीप में आप जानना चाहें तो आप गांव में कभी जाइए, देखिए तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि एक मोहल्ले जैसा बनाकर, टोला जैसा बनाकर वहां किसान रहते हैं। फिर उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने खेतों के आसपास एक छोटे छोटे घर बना रखे हैं जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पर, घोठा, घेर के नाम से जाना जाता है, और वहां पर उनके पशु, उनके रहने की व्यवस्था होती है। तो इस तरह की चीजें भी ग्रामीण अधिवास में आपको दिखाई पड़ती हैं। और बाकी मकान तो कभी झोपड़ी नुमा, ये देखिए खप्पर जैसा बनाते हैं जिसमें वो अपने अनाज भी रख लेते हैं ना, ये ग्रामीण अधिवासों में अक्सर आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, खेतों के बीच में छोटे छोटे आवास बनाए जाएंगे, इसको कई जगह खोप कहा जाता है। ठीक है, खप्पर, खोप अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये क्या होता है, इनका दो तीन चीजें ग्रामीण अधिवास में ध्यान रखिएगा। कृषक प्रधान ये इलाका रहेगा, पशुपालन भी यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े खेत दिखाई देंगे, और बहुत ज्यादा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मकान आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। देसी तरीके से या आप कह सकते हैं कि पारंपरिक अनुसार भवन निर्माण आपको यहाँ दिखाई देगा। वो मिट्टी का भी हो सकता है, खपड़ैल भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा प्रकारों में अगर देखें तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः उन लोगों का निवास स्थान होती हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि संबंध कार्यों पर निर्भर करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। इसलिए कुछ विद्वान ग्रामीण बस्ती को कृषि कार्यशाला या एग्रीकल्चरल वर्कशॉप भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर वर्कशॉप क्यों कहते हैं, मैंने आपको दिखाया कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा खेत है, चारों तरफ बीच में एक घर बना हुआ है। इस घर में वो क्या करेंगे, एक पशुओं को खिलाने, चारा काटने की मशीन लगा लेंगे। एक वो क्या करेंगे कि गेहूं और धान को काटने वाला, काट के उसमें धान गेहूं निकालने वाला अलग मशीन करने वाला थ्रेसर मशीन लगा लेंगे। यानी कुल मिला के जिस तरह से एक साइंटिस्ट अपना लैब बनाता है जिसमें वो चीजों को प्रयोग करता रहता है, उनकी भी प्रयोगशाला रहती है। वो अपने एक जगह घर में रहेंगे, खेतों में जाके नए नए बीज डालेंगे, प्रयोग करेंगे, उत्पादन करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें भी, इसलिए ग्रामीणी जो बस्ती होती है उसको कई बार कृषि कार्यशाला भी कहते हैं, जिसका अपनी समीपवर्ती कृषि भूमि से घनिष्ठ संबंध रहता है। ठीक, यानी अगर मान लीजिए यहाँ बस्तियां बसी हुई हैं तो पास में जो कृषि योग्य भूमि रहेगी, जो जमीनें रहेंगी, उनके साथ उनका बड़ा गहरा संबंध रहता है और वो हमेशा उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये भी दिखाई पड़ता है, कई बार आपने देखा होगा इमेजेस में या फोटोज वीडियोस में कि किसान क्या करता है कि रात को अपने फसल को बचाने के लिए, फसल को देखभाल करने के लिए वहीं पर मचान बनाकर सो जाता है, खेतों में ही, है ना। वहीं पे छोटे छोटे कमरे बना लेता है, छोटी छोटी बांस के मचान बना के उसमें बिस्तर लगा के सोता है ताकि आवारा पशु ना खाएं। तो एक गहरा संबंध वहां की जनसंख्या का खेतों से रहता है। किसी भी ग्रामीण बस्ती की स्थापना तथा उसके विकास में कृषि भूमि की उपलब्धता के साथ साथ कई अन्य कारक जैसे जलापूर्ति, ऊंची भूमि की बाढ़ की स्थिति, मकान निर्माण के लिए उपलब्ध निर्माण सामग्री, सुरक्षा संबंधी स्थिति, जलवायु, आवागमन के साधन की उपलब्धता का सम्मिलित प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक तो जलवायु बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि जलवायु जो होती है वो कई चीजों को प्रभावित तो करती है, लेकिन ग्रामीण इलाके क्योंकि कृषि पर ज्यादा आधारित हैं, तो यहाँ इस जलवायु का जो है, क्लाइमेट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है।
अब जिस तरह की जलवायु होगी, जिस तरह की कंडीशन होगी, उसी तरह की खेती भी होगी और उसी तरह का रहन सहन भी होगा। आ रही बात समझ में? इसके अलावा वहां पर कई चीजें देखी जाएंगी कि जलापूर्ति वहां पर है कि नहीं। अब एक बार ये जो जलापूर्ति है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि खेती में इरिगेशन यानी कि सिंचाई का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर जलापूर्ति नहीं है, अगर एक तो जनसंख्या को पीने के लिए भी पानी चाहिए, खेतों के लिए भी पानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये जलापूर्ति, जलवायु, ऊंची भूमि की बाढ़ की स्थिति। अब देखिए खेतों के, आपने ज्योग्राफी में और भी पढ़ा होगा, खादर, बांगर, कई तरह के इलाके होते हैं, ठीक, तराई इलाके होते हैं जहां पर पानी लगा होता है, फिर जहां से पानी आकर चला गया वो खादर का इलाका हो जाता है। उसके आगे जहां पानी कभी बाढ़ का नहीं जाता वो बांगर का इलाका हो जाता है। तो ऊंची भूमि पर जहां पे बाढ़ का पानी कम पहुंचे वहां पर बस्तियां बनाई जाएंगी, खादर इलाके में खेती की जाएगी। ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मकान निर्माण के लिए सामग्री वहां पर मिल रही है कि नहीं, सुरक्षा, अच्छा, जिस तरह की सामग्रियां रहेंगी उस तरह का घर भी मिलेगा। जैसे अगर आप देखिए कि कई जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि बांस, बैम्बू बहुत ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए तो वहां पर आपको बैम्बू बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर बैम्बू मिल जाएगा तो फिर वहां पे जितने आपको मकान दिखाई पड़ेंगे ज्यादातर बैम्बू के साथ वर्क किए हुए दिखाई पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? जहां पर अच्छी मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी क्या, वहां आपको मकान दिखाई पड़ेंगे। जहां पर सीमेंट की उपलब्धता ज्यादा है, सस्ता है, वहां पर कंक्रीट मकान ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ग्रामीण अधिवास को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और सबका सम्मिलित प्रभाव यानी सबका मिला जुला कर प्रभाव देखने को मिलता है। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों की रचना तथा उनमें स्थित मकानों के मध्य दूरी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को निम्न 4 वर्गों में रखा गया है। तो अब ये ग्रामीण वस्तुओं को और किस भागों में बांटा गया है उसको देख लीजिए थोड़ा। बिखरे या एकाकी अधिवास, यहां फिर वही उस तरह के ग्रामीण अधिवास आ जाएंगे। हो सकता है कि वो एक साथ न रहकर बहुत बिखरे हुए हों, दूर दूर आवास बनाए गए हों। उपखंडित या पूर्वा अधिवास, जो शहर से थोड़ा किनारे या एक बड़ी बस्ती से किनारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे आवास बनाए जाते हैं, फ्रैगमेंटेड। सघन आवास, जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट या कह सकते हैं कि डेंसर बनाए गए हैं। और संयुक्त अधिवास यानी जो कई तरह के अधिवास एक साथ मिलकर वहां पर बनाए गए हैं। तो ये 3-4 तरीके के अधिवास आपको दिखाई पड़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। अब बिखरे या एकाकी अधिवास क्या है? इन अधिवासों को प्रकीर्ण या छितरे अधिवास कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवास में कृषक अपने खेतों में एक झोपड़ी या मकान बनाकर रहते हैं। मान लीजिए पूरा खेत है, उसमें एक झोपड़ी कोई बना लेंगे, एक मकान बना लेंगे और वहां पर वो रहते हुए दिखाई पड़ेंगे। सामान्यतः इन झोपड़ी मकान में एक ही परिवार के लोग निवास करते हैं तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अन्य मानव समाजों से घनिष्ठ संबंध नहीं रह पाता। तो ये जो है बहुत ज्यादा मिला जुला सोसाइटी में नहीं रहता है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि दूसरे लोगों से यहाँ पर दूरी दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनमें कोई लगाव या एक साथ सघनता दिखाई आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। एकाकी अधिवास सामाजिक सामुदायिक सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहते हैं। एकाकी अधिवासों में मकानों का बसाव छितराया हुआ मिलता है तथा मकानों के मध्य को भूमि पर कृषि कार्य प्रमुखता से किए जाते हैं। ऐसे अधिवास प्रमुख रूप से उन उच्च भूमि क्षेत्रों में मिलते हैं जहां कृषकों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। तो ये भी दिखाई पड़ता है पशुपालन यानी जो पशुचारण है, इसलिए कि वहां पर उनको अपने पशुओं को दाना पानी खिलाने के लिए उनको घास उगाना पड़ता है। तो ज्यादा जगह उनको घर के आसपास चाहिए ताकि वो आसानी से इस काम को कर सके। ठीक है, इसलिए इन ग्रामीण अधिवासों में दिखाई पड़ेगा। भारत में इस प्रकार की बस्तियां हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर, उत्तर प्रदेश के तराई और खादर क्षेत्रों, मैंने आपको बताया। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र आपको, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहें तो लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, इस तरह के जो इलाके हैं वो वहां पर आपको दिखाई देगा खादर क्षेत्रों में। पश्चिमी मालवा, पठार, पश्चिमी घाट तथा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण भाग में देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्या होगा आपको एकाकी अधिवास या पंकीड़ अधिवास देखने के लिए मिलेगा। उपखंडित या पूर्वा अधिवास क्या है? इन अधिवासों को पूर्वा बस्ती या अर्ध छितरी बस्ती कहा जाता है। यह अधिवास कुछ घर अथवा झोपड़ियों का एक समूह होता है। इन घरों अथवा झोपड़ियों के मध्य में स्पष्ट गलियां प्रायः देखने को नहीं मिलती हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ना, एक बहुत झुंड जैसा बनाकर झोपड़ी या घर दिखाई पड़ेगा, जो एक छोटा सा झुंड दिखाई देगा, वो पूर्वा जैसे दिखाई देगी। इन अधिवासों को दूर से देखने पर प्रतीत होता है कि इनको बिना किसी पूर्व योजना या क्रम स्थापित कर दिया गया है, बिना किसी प्लान्ड वे में तैयार किए हुए ये बस्तियां रहती हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के अधिवास में मकानों के मध्य कुछ खाली स्थान पड़ा रहता है अथवा कभी कभी 2-3 मकानों के छोटे छोटे पूर्वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मकानों के छोटे छोटे एक जगह आपको पूर्वे मिल जाएंगे, फिर कहीं 2-3 मकान के एक साथ मिल जाएंगे। इस तरह का भी अधिवास ग्रामीण इलाकों में दिखाई पड़ता है। ठीक है जी। भारत में अपखंडित अधिवास प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल राज्य के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी डेल्टाई भाग में, उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा घाघरा दोआब, तो गंगा घाघरा सरयू नदी से रिलेटेड है, तो जो आप कह सकते हैं कि पूरा
अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से लेके और जो बलिया डिस्ट्रिक्ट तक का इलाका है उधर आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गंगा घाघरा दोआब, ट्रांस घाघरा मैदान तथा विंध्यन उच्च भूमि जो एमपी और यूपी दोनों को मिलाकर है वहां दिखाई पड़ जाएगी। इन भागों में प्रायः एक मौजा में एक प्रमुख अधिवास, मौजा क्षेत्र को ही कहते हैं, और कई पूर्वे छितरे हुए दिखाई पड़ते हैं, 4-5 मकान एक जगह फिर कुछ दूसरी जगह। छत्तीसगढ़ में भी आपको इस तरह देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आता है सघन या संहत अधिवास। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं इसको केंद्रित या पुंजित या न्यास्टित, इसकी चर्चा हमने अभी की थी, या एग्लोमरेटेड होंगे, जहां पर क्या होगा बहुत डेंसर के साथ बहुत कम दूरी दो मकानों के बीच में रहेगी और बहुत ज्यादा मकान एक साथ रहेंगे। सघन अधिवासों में मकान एक दूसरे से सटे हुए मिलते हैं, अर्थात इन अधिवासों में मकानों के मध्य की दूरी प्रायः कम या बिल्कुल नहीं होती। सघन अधिवासों में कई एकाकी बस्तियां परस्पर मिल जाती हैं जो बाद में विकसित होकर एक गांव के रूप में मान्य होती हैं। तो ये भी मैंने आपको चर्चा किया था, छोटे छोटे वार्ड, छोटे छोटे टोले मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सघन बस्ती का निर्माण कर देते हैं जो बाद में एक गांव का रूप भी ले लेते हैं। अपर्याप्त तथा निर्धन संसाधनों से युक्त क्षेत्र में सघन अधिवास के ग्राम प्रायः छोटे आकार के होते हैं, जबकि पर्याप्त एवं धनी संसाधनों से युक्त क्षेत्र में सघन अधिवास के ग्रामों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। उपजाऊ मैदान और नदी घाटियों में अधिकांश ग्राम अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह दिखाई पड़ता है कहीं छोटे ग्राम कहीं बड़े ग्राम, लेकिन ये डेंसर होते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन इतना अधिक होता है कि वह अधिवास की बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी हम ग्रामीण अधिवास में हैं तो मुख्य काम तो कृषि रहेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये आपको वहां दिखाई पड़ती है। अच्छा, इन अधिवासों की विशेषताओं के संदर्भ में प्रोफेसर इनायत अहमद लिखते हैं कि सघन बस्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि किसी भी मौजे में या क्षेत्र में सभी अधिवास एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक सेंट्रलाइज एरिया मिला, यहाँ पर सभी अधिवास एक साथ केंद्रित हो जाएंगे। सघन बस्तियां प्रायः वहां पर मिलती हैं जहां कृषि योग्य समतल और उपजाऊ भूमि होती है। ठीक, पीने योग्य पानी की पर्याप्तता होती है, परिवहन के साधनों का विकसित अवस्था में होना, उपयुक्त जलवायु, सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा, ये साथ साथ जब एक साथ मिलते हैं, ये सारी चीजें एक साथ एग्लोमरेट होती हैं, वहां उपस्थित होती हैं, तो वहां आपको ग्रामीण इलाके में सघन बस्तियां दिखाई पड़ती हैं। जो महत्वपूर्ण रूप से इसका वर्गीकरण किया गया है कि सघन बस्तियां ग्रामीण इलाके में कैसी होती हैं, तो इन सारी सुविधाओं के आसपास वो क्या हो जाती हैं, संकेंद्रित हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, भारत में सतलज गंगा के मैदान में सुविधाएं प्रायः आदर्श रूप से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ये जो अधिवास जिनकी हम बात कर रहे थे खास करके सघन रूप से। अब इसमें क्या क्या अगर आप देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, झारखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड का भी कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल का हिस्सा, और ऊपर जो है सतलज वाले इलाके में पूरा पंजाब का इलाका आप ले सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्लेन एरियाज हैं जहां पर ये चीजें मिलती हैं। अगर विश्व में देखें तो रूसी गणराज्य में एक सहकारी फॉर्म का कंसेप्ट चलता है, और इस सहकारी फॉर्म में क्या क्या एक साथ चीजें मिल जाती हैं आपको, आवास गृहों के अलावा गोदाम, ट्रैक्टर, गैराज, दुग्धशाला, प्रसूतक गृह, क्लब, स्कूल, बगीचा, दुकानें, सभागार, विद्युत गृह, डाकघर, ये सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका। अब देखिए, संयुक्त अधिवास। इस प्रकार के अधिवास में प्रधान रूप से एक गांव होता है। ठीक है, क्या होगा, प्रधान रूप से एक गांव होता है तथा उस गांव के बाहर थोड़ी ही दूरी पर दो या अधिक छोटे छोटे पूर्वे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा गांव हो गया और इस गांव के आसपास किनारे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक आध और छोटे छोटे घर बन जाएंगे, और ये संयुक्त अधिवास के बाद होता है। इसमें कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा घनी बस्ती हो गई, उस कारण भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग कास्ट या जाति के अनुसार भी किसी को थोड़ा दूर कर दिया जाता है, तो जाकर वहां पर वो बस जाता है। प्रोफेसर लिखते हैं, इनायत की संयुक्त बस्ती की सर्व प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें एक प्रमुख अधिवास तथा उसके चारों ओर दो या अधिक पूर्वे होते हैं। गांव के मुख्य भाग में जब सघन बसाव हो जाता है तो कुछ लोग मुख्य बस्ती के समीप खेतों में मकान बनाकर रहने लगते हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है तो खेतों में लोग घर बना के रहने लगते हैं। कुछ स्थानों पर एक जाति विशेष गांव से बाहर इस तरह के पूर्वे में रहती है। भारत में इस प्रकार की बस्तियां गंगा घाघरा दोआब के पूर्वी भाग में, मध्य गंगा मैदान के खादर क्षेत्र में, रुहेलखंड में, बांगर क्षेत्र में, अवध के मैदान तथा उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में मिलती है। तो खास करके यहाँ पर क्या होता है, गांव से दूर छोटे छोटे घर ऐसे 2-4 बना लिए जाते हैं, यानी मेन जो गांव रहेगा उससे किनारे हट के कुछ घर बना लिए जाते हैं। नियोजित बस्तियां सरकार द्वारा भी बसाई जाती हैं। ऐसा भी देखने को मिला कि सरकार भी गांव के जो सघन इलाके हैं उनसे हटकर एक छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण करती है। अब ग्रामीण अधिवासों का वितरण देख लेते हैं पूरी दुनिया भर में, कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे हर चैप्टर में हम देखते हैं।
तो विश्व में यद्यपि गांवों का वितरण सर्वत्र मिलता है, परंतु कृषि प्रधान देशों में इसकी बहुलता है। और भारत जैसे देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्या है? जहां अब देखिए आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में विभाजित किया गया है। हम ऑलरेडी कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में हम देखते हैं कि कृषि, पशुचारण, खनन, आखेट, भोजन संग्रह, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो देश इन 3-4 एक्टिविटीज पर ज्यादा काम करता है, जिसकी अधिकतम जनसंख्या उस पर आश्रित रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान देश बोलते हैं। जैसे भारत। तो भारत, अब इस क्या होता है कि नए आबाद देशों की अपेक्षा पुरानी दुनिया के देशों में जीविका का मुख्य साधन कृषि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दुनिया के देश उद्योग प्रधान है और कृषि कार्य व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, तो गांव की संख्या कम है। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, तो यहाँ पर गांव की संख्या अपेक्षाकृत कम है अफ्रीका और एशिया के मुकाबले। तो ये चीज दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है। एशिया की बात करें तो विश्व में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और ज्यादा जनसंख्या भी यही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर आप चले जाएं तो पूरा जो आसियान वाला इलाका आपको दिखता है, यानी कि कंबोडिया, इसके अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, ये सारे जो हैं, इन देशों में गांव ही अधिक जनसंख्या में निवास स्थल हैं। गांव में रहने वाले लोगों की पेशा कृषि है और कृषि में भी विशेष रूप से जीविका निर्वाह कृषि है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, या आप यहां पे दक्षिण एशिया भी कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से इसमें देश आ जाएंगे? तो दक्षिण एशिया में क्या आ जाएगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे भी देश क्या है? गांव पर हैं, कृषि पर आधारित हैं। कृषि में भी विशेष रूप से जीविका निर्वाहन कृषि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको कृषि का चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें जाकर आप जरूर देखिएगा, एक जीविकोपार्जन कृषि होती है और एक वाणिज्यिक कृषि होती है। तो जीविकोपार्जन कृषि जो होती है, जिसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो कृषि का उद्देश्य है या जो कृषि किया जाता है, उसका मुख्य कारण, उसका मुख्य उद्देश्य या उसका मुख्य जो करने के पीछे का लॉजिक होता है, वो होता है अपनी जीविका के लिए। इसके कई कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि ज्यादा जनसंख्या के कारण वहां पर बहुत लंबे लंबे खेत लोगों को मिल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स मिलते हैं। तो छोटे छोटे अगर लैंड होल्डिंग्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा उपजाऊ, तो ज्यादा खेती तो उसमें की नहीं जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है ना, तो इसलिए भी अपने भरण पोषण के लिए भी खाद्य चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, तो इसलिए भी वहां पे जीविका निर्वाहन कृषि ज्यादा की जाती है, ठीक है। चीन में आइए तो लगभग 85% जनसंख्या ग्रामीण अधिवास में निवास करती है। यहाँ के ग्रामीण अधिवासों में 30 से 40 व्यक्ति से लेकर 4000 व्यक्ति तक रहते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो जनसंख्या बहुत सघन है। यहाँ गांव का अर्थ है एक परिवार के सामूहिक निवास से। गांव का प्रत्येक परिवार थोड़ी बहुत भूमि का मालिक होता है। उत्तरी चीन के विशाल मैदान में ग्रामीण अधिवास सामूहिक रूप से मिलते हैं। तो लगभग यही पैटर्न आपको भारत में भी दिख जाएगा। यूरोप महाद्वीप में गांव विकसित अवस्था में है, मतलब एक तो कम है, दूसरा वहां पर क्या है? डेवलप्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। उसका कारण, और इसके कारण क्या होगा? वहां की कृषि भी क्या होगी? मशीनीकृत होगी। कृषि जो है वो क्या है? मशीनीकृत है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी, न सिर्फ यूरोप में बल्कि आप यहां से उत्तरी अमेरिका में भी चले जाएंगे तो ये स्थिति आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो मशीनीकृत खेती दिखाई पड़ेगी। गांव विकसित हैं, फार्मलैंड्स बड़े बड़े पाए जाएंगे इसमें। और जैसे आपने एशिया में क्या देखा? जीवन निर्वहन वाली कृषि थी, यहां पर वाणिज्यिक या कॉमर्शियल क्रॉप्स आपको दिखाई देंगे। रूस में कृषि पर आधारित सघन ग्रामीण अधिवास है। साइबेरिया में कृषि योग्य भूमि में गांव बसाए गए हैं। यूरोप में, फ्रांस और इटली में भी गांव बसे हुए हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ेंगे। प्लांटेशन क्रॉपिंग जो है, रोपण कृषि, वो यहीं से निकल कर आई है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या देश मिल जाएंगे आपको? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सारे देश हैं। तो अमेरिका में न्यू इंग्लैंड की रियासतों में यूरोपीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी बस्तियां बसाई हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कृषकों ने सामूहिक ग्रामीण अधिवास बसाए हैं ना, यानी कलेक्टिव ग्रामीण अधिवास बसाए हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने अपने फार्मों पर कृषि गृह को बनाया है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा था कि अक्सर जो विकसित देश हैं इन्होंने कृषि गृह बनाए हुए हैं और बड़े बड़े फार्मिंग होल्ड, यहाँ पे कई 100 एकड़ के फार्म होल्डिंग्स होते हैं, यानी खेती के लिए जमीनें होती हैं और बीच में वो अपना एक घर बनाकर वहां पे रहते हैं, उसमें सारी मशीनें रखते हैं और इसीलिए उसको कृषि की प्रयोगशाला भी कही जाती है। अब दक्षिणी अमेरिका में आइए तो दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? तो ऊपर से शुरू करेंगे आप तो गेना, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली, पेरू, उरुग्वे, पराग्वे जिसको भी कहते हैं आप, पराग्वे कह लीजिए। इसके अलावा बोलीविया, ब्राजील, अर्जेंटीना,
ये सारे देश हैं वहां पर। तो इन देशों में अगर आप देखें तो बागाती कृषि, जिसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं, इन क्षेत्रों से सघन ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, परंतु खुले सामान्य कृषि क्षेत्रों में प्रविकीर्ण अधिवास मिलते हैं। तो यहाँ दोनों तरह के अधिवास आपको मिल जाएंगे, खुले अधिवास में या प्रविकीर्ण अधिवास में मिल जाएंगे। यहाँ भी लंबे लंबे फार्म होल्डिंग्स आपको मिलेंगे। गेहूं का काफी बड़ा यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। भारत में आ जाइए तो भारत में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार लगभग 68.85% लोग गांव में निवास करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी लगभग 55 से 60% या 65% तक की जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ के गांव सामूहिक रूप से बसे हुए हैं और इनकी स्थिति कृषि क्षेत्रों के बीच होती है। ये बहुत दिखाई पड़ता है, जो कृषि क्षेत्र होंगे, जो फार्मिंग एरियाज होंगे, वहां पर गांव आपको दिखाई पड़ेंगे। ब्लास ने भारत को गांव की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ देश कहा है। ठीक है, कि गांव की स्थिति यहाँ बेहतर है, गांव का जो संयोजन है वो बेहतर है। भारत में ग्रामीण जीवन सर्वाधिक विकसित अवस्था में है। उपजाऊ भूमि के कारण गांव के कार्य लगभग समान मिलते हैं, परंतु अन्य भौगोलिक भिन्नताओं के कारण गांव के आकार, स्वरूप और योजनाएं अनेक प्रकार की हैं। आज भारतीय गांव में व्यापारिक कृषि अपना स्थान बनाए हुए है। तो पहले हमारे यहाँ भी जीविकोपार्जन कृषि था, लेकिन धीरे धीरे हमने कमर्शियल फार्मिंग की तरफ भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। गन्ने की खेती हो गई, रोपड़ कृषि हो गए और तरह तरह के खेत आपको दिखाई पड़ेंगे। भारतीय गांव का स्वरूप स्पष्ट और अस्थायी है। भारतीय गांव में कुएं, तालाब, मंदिर आदि सार्वजनिक प्रयोग की चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपको भारतीय गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे देंगी। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो ग्रामीण अधिवासों की चर्चा हम कर रहे थे, पहले उसका मतलब समझा हमने, पूरी दुनिया में उसका एक वितरण शॉर्ट फॉर्म में देख लिया। टॉपिक वाइज में और डिटेल में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ग्रामीण वस्तुओं के प्रतिरूप यानी पैटर्न कैसा है पूरे रूरल सेटलमेंट का, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो बस्तियों के प्रतिरूप से तात्पर्य बस्ती के बसावट की आकृति से है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बस्ती है जो बिल्कुल लाइन से बसी हुई है, कोई ऐसी बस्ती है जो गोल बसी हुई है, कोई ऐसी बस्ती है जो रेखा के तौर पर बसी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी बस्ती की आकृति ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऐसा रहेगा कि भाई इस क्षेत्र से कोई यात्रा गुजरी थी तो यही बस्ती बस गई। भौगोलिक में मान लीजिए कोई कुआं है, तालाब है, उस तालाब के चारों ओर बस गए, है ना। आर्थिक यानी कोई ऐसा इलाका है जहां पर ट्रेड बहुत होता है तो उधर बस्ती बस गई। बस्तियों के प्रतिरूप यो तो कई प्रकार के होते हैं, किंतु कुछ मुख्य प्रकार हैं। आइए उन मुख्य प्रकारों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके प्रतिरूप एक तो आयताकार प्रतिकूल होगा। ठीक, अभी क्या इसको समझेंगे। तो आयताकार में, आयताकार, आयत किसको बोलते हैं, जनरली क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 पाए होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से ये हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सड़कें हैं, ठीक है, तो ये सड़कें आ रही हैं, फिर सड़कें जा रही हैं, ऐसे 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 आ रही हैं। अब ये बीच में जो आप आयत जैसी स्थिति देख रहे हैं, यहां पर क्या होगा, बस्तियां बस जाएंगी, फिर यहां पे बस्तियां बस जाएंगी, यहां पर बस्तियां बस जाएंगी। यानी जहां पर 2 सड़कें आयत के हिसाब से एक दूसरे को काटे, बस्तियां वहां बस जाएंगी। रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप में भी क्या होगा, एक रेखा जैसे नदी और सड़क के माध्यम से बन जाएगी और बस्तियां बस जाएंगे भी। अब समझेंगे हम इसको। त्रिभुजाकार प्रतिरूप में क्या होगा, मान लीजिए कि एक सड़क इधर से आई, एक सड़क इधर से आई, ठीक है, और बीच में ये ट्रायंगल जैसा जगह बच गया तो यहां बस्ती बस गई। आ रही बात समझ में, ये त्रिभुजाकार हो गया। वृत्ताकार, मान लीजिए कि एक गोल कोई झील या कोई तालाब है और इसके चारों तरफ ये घर बस गए, ये बस्तियां हो गई। ठीक है, तो ये आपको त्रिभुजाकार, गोलाकार बस्तियां हो गई। तारक प्रतिरूप में कई तरह के आपको एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे, जिसमें क्या होता है, कई सारी सड़कें एक दूसरे से आकर मिलती हैं, जहां पर कई सड़कें आके यहां से एक आ गई, एक यहां से आ गई, एक इधर से आ गई, और बाकी जगहों में क्या है, ये बस जाती हैं। और कुछ अन्य भी है, जैसे आर्य प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे ऐसे चली गई तीर बना के, और इसके चारों तरफ इधर क्या हो गया, ये बस गई बस्तियां। तो इस तरह के सीढ़ीनुमा प्रतिरूप आपने देखे होंगे कि सीढ़ीनुमा पहाड़ी इलाके हैं और इस तरह के बस्तियां बस गई। तो ये कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों से आप बस्तियों के बसने का प्रतिरूप समझ सकते हैं। आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार, तारक प्रतिरूप और अन्य प्रतिरूप। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब आयताकार अथवा चौकपट्टी प्रतिरूप क्या है, जब किसी ग्रामीण बस्ती का विकास 2 भिन्न दिशाओं से समकोण पर मिलने वाली सड़कों और चौराहा पर होता है तो इसे हम आयताकार अथवा चौकपट्टी बस्ती प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए यहां पर एक सड़क आ रही है, ठीक है, एक सड़क यहां से जा रही है। अब ये देखिए, ये इलाका पूरा आयताकार दिख रहा है, ये इलाका, ये इलाका। अब इसमें जब क्या होता है, इसमें छोटी छोटी बस्तियां, ये देखिए घर यहां पे बस जाते हैं, ठीक है, ये जब घर ऐसे ऐसे बस जाते हैं
तो इसको हम आयताकार प्रतिरूप कह देते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल है समझना। इनमें मुख्य सड़कों के अतिरिक्त अन्य गलियां भी सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब इसमें भी जो गलियां बनेंगी वो सीधी होंगी, समकोण पर काटेंगी। चीन के उत्तरी मैदान भारत के उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ये देखी जा सकती है। तो यूपी का, अगर यूपी देखें थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया, और तमिलनाडु वाले इलाके में अगर आप देखें तो इस तरह के आपको फीचर्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वृत्ताकार या गोलाकार। अब इसमें क्या होगा, जब किसी बस्ती का विकास किसी तालाब या झील के चारों ओर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है, इसके चारों ओर गोलाई में हो गया है ना, उसे बस्ती का वृत्ताकार और गोलाकार प्रतिरूप बन जाता है। जैसे लेट्स सपोज कि ये कोई झील है, ठीक है, या आप इसे कोई तालाब समझ लीजिए, और इसके चारों ओर क्या हो गया, ये बस्तियां इसके बस गई, है ना, ये चारों ओर ये घर बन गए बिल्कुल राउंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार हो जाएगा। ऐसी बस्तियों में तालाब या झील लोगों की जल की आपूर्ति का मुख्य आधार होता है। असली कारण यही है। ये छोटी लग रही है आपको, बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, बड़ा होकर चारों तरफ लोग बस जाएंगे, और ये झील और पानी का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादातर ये होता है। ठीक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार आदि में ऐसे गाँव देखे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रायः मिलता है। रेखीय प्रतिरूप, जब गांव किसी सड़क, नदी या नहर के किनारे पर विकसित हो जाए, और गांव के उस रूप को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ये अधिवास, ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास दोनों पर लागू हो जाता है। ऐसे गांव में मकान प्रायः एक या अथवा अनेक पंक्तियों में बने होते हैं। सड़क या नदी एक अथवा दोनों किनारों पर साथ साथ बहे होते हैं। समुद्र तटों पर ऐसी बस्तियां देखी जाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे गांव गंगा यमुना की नहरों के किनारे और आंध्र उड़ीसा के तटीय भागों में भी देखा जाता है, जहां पर सड़क और समुद्र एक साथ चल रहा है। मान लीजिए सड़क समुद्र एक साथ चल रहा है और साथ साथ में उसके बस्तियां बसती हुई चली जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब त्रिभुजाकार में क्या होगा, जब किसी बस्ती का विकास दो नदियों के संगम स्थल पे हो गया। मान लीजिए एक नदी आ रही है, ठीक, इधर से एक नदी आ रही है, ऐसे समझते हैं, यहां से एक नदी आ रही है, यहां से एक नदी पहुंची, और दोनों क्या हो गए, यहां पे संगम हो गया, ठीक, प्रयागराज मान लीजिए। अब क्या हो गया, अब ये दोनों नदियां थी, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल से बना त्रिभुज, और यहां अब ये बस्ती बस गई। देखिए, चलिए ये बस्ती बस गई। अब ये क्या हो गया, ये पूरा इलाका त्रिभुजाकार के हिसाब से क्या हो गया, ये बस्ती का निर्माण हो गया। तो दो नदियां आई और दोनों नदियों के बीच में जब वो बस गया तो त्रिभुजाकार है। पर्वतीय प्रदेशों में प्राय नदी और सड़कों के बीच त्रिभुजाकार प्रदेश ऐसी बस्तियों में अधिक दिखाई देंगे। उत्तराखंड वाले इलाके में आप चले जाइए, ठीक है, जहां पर गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी ये सब मिलते हैं, वहां अक्सर आपको दिखाई देगा। तारक प्रतिरूप में जब किसी बस्ती का विकास किसी स्थान पर अनेक ओर से आकर मिलने वाली सड़कों से हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि जी यहाँ से एक सड़क आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, हाँ, अब बीच बीच में जो जगह मिल गया बस्ती, वहां बस्ती चली गई, तो ये तारक प्रतिरूप हो जाता है। अन्य प्रतिरूप, बस्तियों के अन्य प्रतिरूपों में अरीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो मैंने आपको तीर बताया कि मान लीजिए कोई नदी है, ऐसे आकर ऐसे जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, और फिर इससे क्या होगा, यहाँ बस्तियां बस गई, तीरनुमा ये हो गया, ठीक। या कोई सड़क ही अगर ऐसे आके ऐसे तीरनुमा बना के चली गई, बस्ती बस गया। कोई पहाड़ी इलाके में देखिए आप, टेरेन फार्मिंग जो होती है, ऊपर से नीचे तक सीढ़ीनुमा है और वैसे ही बस्ती, वैसे ही घर मकान बनते चले आए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो बसने वाली बस्तियां हैं उनके प्रतिरूपों की हमने चर्चा की, एग्जाम्पल्स देखा कि किस तरह के मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। अब थोड़ा सा नगरीय अधिवास की बात करते हैं, अर्बन जो सेटलमेंट है उसकी बात करते हैं। तो नगर शब्द अंग्रेजी के शब्द सिटी का हिंदी रूपांतरण है, और लेकिन नगर शब्द का प्रयोग सिटी या शहर के लिए न होकर अधिक विस्तृत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अक्सर हम क्या करते हैं, सिटी से नगर को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सिटी के हिसाब से हम नगर कहेंगे। नगर की कुछ और प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिसको देखेंगे। बहरहाल हम इसको अर्बन सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में नगर के स्थान पर कुछ समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कस्बा, नगरीय बस्ती, नगरीय केंद्र, नगरीय स्थान। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाउन को हम कह देते हैं कस्बा, ये थोड़ा छोटा यूनिट है। नगरीय बस्ती को अर्बन सेटलमेंट, नगरीय केंद्र को अर्बन सेंटर, और नगरीय स्थान को अर्बन प्लेस कह देते हैं। ये सारे नाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि ये पूछे जाते हैं। नगर की संकल्पना को समझना और उसकी विवेचना करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि नगर की परिभाषा विभिन्न देशों में एक समान नहीं है। जाहिर सी बात है, कहीं जनसंख्या के आधार पर नगर की परिभाषा दी गई है, कहीं पर जनसंख्या किस एक्टिविटी या काम में लगी हुई है, प्राथमिक में कि द्वितीयक में कि तृतीयक में, इस पर की गई है। ये अलग अलग परिभाषाएं यहां पर आपको देखने की मिल जाती हैं। डिकिंसन महोदय कहते हैं कि ग्रामीण शब्द के विपरीत उन क्रियाओं के लिए लागू होता है जो मिट्टी को जोतने संबंधी कार्यों से अलग है। ध्यान से समझिए,
मिट्टी को जोतने संबंधी कार्यों से अलग हैं तथा नगर की क्रियाएं निश्चित स्थानों पर परस्पर संबंधित क्रियाएं घनिष्ठ साहचर्य में संपन्न होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो डिकिंसन कहते हैं कि एक चीज आप मान लीजिए कि मिट्टी को जोत के जो काम किया जाता है उसके अलावा एक्टिविटीज की जाएंगी, यानी कुल मिलाकर ये द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलाप जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे संबंधित अगर लोग कहीं लगकर एक साथ रह रहे, काम कर रहे हैं तो ये चीजें नगरीय जनसंख्या में आ जाएगी। ब्लास के अनुसार नगर सामाजिक संगठन वाला एक अधिक व्यापक क्षेत्र होता है। यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कुछ ही अधिवास प्राप्त कर पाते हैं। तो ब्लास ये कहते हैं कि भैया जो ये ज्यादा संगठित है, जैसे गांव में आपने क्या देखा, 2 घर वहां, 4 घर वहां, एक दूसरे से मतलब है भी नहीं भी है, कुछ संगठित नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये एक साथ कॉम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। और दूसरा ये दिखाई देगा कि जो सभ्यता का विस्तृत या विकसित और रूप है, जो तकनीकी को औद्योगिक रूप से विकास हुआ है, वो यहाँ पर नगरीय जो अधिवास है वहां दिखाई देता है। अब देखिए थोड़ा सा हमने कुछ डिफिनेशंस डिफाइन भी किए हैं भारत में। तो 81 की जनगणना के अनुसार मानवीय वस्ती को नगर की मान्यता निम्न मापदंडों पर मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्या क्या? जहां नगर पालिका, महापालिका, छावनी बोर्ड। तो नगर पालिका, महापालिका क्या आपको पता है, भारत के संविधान से ये बने हुए लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो छावनी बोर्ड को बोलते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड क्षेत्रीय समिति, ठीक है, नोटिफाइड रीजनल कमिटीज जो होती हैं, अगर ये बनी हुई हो वहां, अगर इनका चुनाव वहां होता हो तो वो नगर कहलाएगा। न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। कुल कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषिगत कार्यों में लगा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल वहां पर जनसंख्या है, यानी अगर 5000 मिनिमम जनसंख्या है तो ये मान के आप चलिए कि उसका 75% कम से कम जनसंख्या का होना चाहिए गैर कृषिगत, यानी गैर कृषिगत यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में सेकेंडरी, टर्सरी सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, द्वितीयक, तृतीयक, जैसे कि विनिर्माण का काम, सेवा का काम, ठीक है। हाँ, जहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको हमने बताया था, ये ले लीजिए 1 किलोमीटर का पूरा एरिया। अब इसमें जितने लोग रह रहे होंगे उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे बिहार में 1100 कुछ का जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली में 11000 जनसंख्या घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर का। तो ये 2-3 वो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या? या तो वहां नगर पालिका, महापालिका, छावनी बोर्ड हो, 5000 कम से कम जनसंख्या हो, 75% भाग गैर कृषिगत कार्यों में लगा हो, और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। नगरीय अधिवासों के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो नगरीय अधिवास छोटे छोटे भिन्न आकार वाले हो सकते हैं। आकार के अनुसार नगरीय अधिवासों की निम्न कोटि में रखा गया है। किन किन कोटियों में रखा गया है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अब ये देखिए, जैसे हम गांव में देख रहे थे, नगरीय पूर्वा, अर्बन हैमलेट क्या है देखेंगे। नगरीय गांव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नगर के बीच में गांव हो जाते हैं। नगरमाला, मेगालोपोलिस, महानगर या मिलियंस सिटी, ठीक है, टाउन, नगर, ये सारे इंपॉर्टेंट वो कस्बे आप कह सकते हैं इसको, बेसिकली करा या कस्बा, ठीक है। तो ये वो अधिवास हैं जिनमें नगरों को हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। नगरीय पूर्वा क्या है? ठीक है, ये होता है अर्बन हैमलेट। क्या होता है? अर्बन हैमलेट। यह नगरीय अधिवास की सबसे छोटी यानी सबसे माइक्रो इकाई है। इसमें मकान की संख्या 20 से 150 तक होती है, ठीक, यानी 20 मकान से लेकर 150 मकान तक अगर रहेगा तो आप इसको नगरीय पूर्वा कह सकते हैं। आधुनिक काल में नगरीय क्षेत्रों में दूर कॉलोनी इस प्रकार का अधिवास है, ठीक। यहां डाकखाना, स्कूल, बैंक, दुकानें, छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं, यानी छोटी सी कॉलोनी होगी 100-150 मकानों की, उसमें ये छोटी छोटी सुविधाएं रहेंगी। इनके निकटवर्ती क्षेत्र कृषि प्रदेश होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने अक्सर सुना होगा किसी सिटी का एक्सटेंशन, है ना, जैसे नोएडा एक्सटेंशन, बैंगलोर एक्सटेंशन। शहर से बाहर वो क्षेत्र जो गांव से जस्ट सटे हुए हैं लेकिन नगरों के जैसे रह रहे हैं। इन नगरीय पूर्वों का मुख्य कार्य अपनी निकटवर्ती ग्रामीण जनसंख्या के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना होता है, ठीक। तो मान लीजिए एक मेन सिटी है, मेन सिटी से हटकर एक छोटा सा ये अपना अर्बन हैमलेट बना लेंगे और वहां पर फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग आकर वहां पे ट्रेड और इस तरह की चीजें करते रहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि गांव और शहर को जोड़ने के बीच की एक कड़ी होती है, ठीक है। अब नगरीय गांव क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गांव हो जाते हैं, है ना, जो पहले पुराने चले आ रहे हैं और आज भी गांव की स्थिति में है। नगरीय गांव की जनसंख्या लगभग 500 होती है। ऐसे गांव में नगरों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, स्कूल, डाकखाना, चिकित्सालय। इन्हें ग्रामीण नगर या अधिवास कहते हैं। मतलब है वो गांव लेकिन नगर की जैसी सुविधाएं वहां पर मिल जाती हैं। तो एक तो ये अधिवास होते हैं। कस्बा,
कस्बों में जनसंख्या 500 से 10,000 तक होती है, परंतु कुछ विद्वान 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय अधिवासियों को कस्बों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये क्या होता है, लगभग टाउन वाली सुविधाएं, लगभग सिटी वाली सुविधाएं यहां पर होती हैं, सॉरी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अलग अलग फॉर्मूले या डिफिनेशंस अलग अलग विद्वान लगाते हैं, लेकिन मानते हैं कि 50,000 से कम अगर है और शहरों की सुविधाएं हैं तो कस्बा हो जाएगा, सॉरी। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, तो गंगा यमुना दोआब के आसपास बहुत सारे सिटीज छोटे छोटे हैं जो टाउन के एरिया में, और इसलिए टाउन प्लानिंग कमेटी भी रहती है। गंगा घाघरा दोआब, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नगर की अगर बात करें, इनकी जनसंख्या 50,000 से 10 लाख से कम होती है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक आप मान के चलिए नगर होते हैं। महानगर या मिलियन सिटी क्या होते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर महानगर कहलाते हैं। ऐसे नगर प्रदेश की राजधानियां औद्योगिक नगर या व्यापारिक मंडल होती हैं। तो मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी और सारे वेल मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर होंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारे सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक सिटी है और एक क्या है, मेट्रोपोलिस या महानगर है, नगर और महानगर। तो जैसे भारत के 4 महानगरों की बात की जाती है तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बात की जाती है। तो ये इसमें एक डिफरेंस है जिसको आप ध्यान रखेंगे। नगरमाला, जिसको कॉन्वर्बेशन कहते हैं, जहां एक अथवा 2 मुख्य नगर तथा उनके आसपास अनेक उपनगर होते हैं जो परिवहन के साधनों से मुख्य नगर से जुड़े होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के आसपास, जैसे मुंबई थी तो नवी मुंबई हो गई, है ना, नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन हो गया। क्या होता है कि बड़े शहर के आसपास छोटे छोटे 3-4 उप शहर बस जाते हैं और उप शहरों को हम परिवहन के माध्यम से कनेक्ट करके रखते हैं। यद्यपि यह नगर अपने में स्वतंत्र इकाई होते हैं, परंतु इनके आर्थिक और औद्योगिक संबंध नगरों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के समस्त उपनगर तथा मुख्य नगर मिलकर नगरमाला कहे जाते हैं। तो कई, एक यहाँ बड़ा नगर हो गया, इसके 4 छोटे छोटे उपनगर हो गए और ये सारे परिवहन से जुड़ जाएंगे और ये नगरमाला बन जाएंगे, ठीक है। कोलकाता नगरमाला में अलीपुर, हावड़ा, दमदम, बराहनगर, श्रीरामपुर, हुगली, देखिए एक एग्जांपल दे दिया। ये कोलकाता के आसपास के सारे वो स्टेशन या जगह हैं जो जुड़े हुए हैं। मुंबई में आप देख सकते हैं, तो मुंबई में एक मुंबई सेंट्रल है, इसके आसपास 4-5 आप थाना तक चले जाइए, दादर थाना पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ना, तो ये नगरमाला बन जाती है। अब मेगालोपोलिस में क्या है, इस कोटि में विश्व के अत्यंत विशाल नगर आते हैं। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। ये मेगालोपोलिस है और सबसे बड़े, इसमें टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, शंघाई, मुंबई, शिकागो, ये सारे आती है, ठीक। तो ये अलग अलग नाम आपको ध्यान रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक थोड़ा सा और महत्वपूर्ण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इसको आप समझ लीजिए। तो जनसंख्या के अनुसार भारतीय नगरों का वर्गीकरण आप देखें, इंडिया में किस तरह से फर्स्ट टायर, सेकंड टायर या इस तरह भी कहते हैं, या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग में विभाजित किया गया है। तो 1 लाख से अगर अधिक हैं तो ये प्रथम वर्ग या फर्स्ट टायर की सिटीज कही जाती हैं, जिनकी जनसंख्या क्या है, 1 लाख से अधिक। द्वितीय वर्ग में 50,000 से 99,999 तक। तृतीय वर्ग में 20,000 से आप कह सकते हैं 49,999। चतुर्थ वर्ग में 10,000 से 19,999। पंचम वर्ग में 5,000 से 9,999 और षष्ठ वर्ग यानी छठे वर्ग में 5,000 के आसपास। तो फर्स्ट वर्ग की सिटीज वो हैं जो 1 लाख से अधिक की जनसंख्या यहां पर पाई जाएगी, ठीक है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। तो नगरों का कार्यात्मक वर्णन किया गया है या जनरल फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें डिटेल में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में एक पॉइंट्स को हम नहीं देखेंगे, लेकिन समझते हुए हर पॉइंट को चलना है। तो एक वर्गीकरण किया गया है प्रशासनिक नगर का। प्रशासनिक नगर का मतलब यह होता है जो पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु है। जैसे आपने हेडक्वार्टर का नाम सुना होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या प्रशासकीय मुख्यालय जहां होते हैं वो प्रशासकीय नगर होते हैं। जैसे भारत में आप दिल्ली को प्रशासकीय नगर कह सकते हैं, प्रदेशों की राजधानियां हैं, प्रशासकीय नगर है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिला जिस नाम से जाना जाता है पर उसका मुख्यालय कहीं और होता है, प्रशासन कहीं और से होता है। तो एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं। व्यापारिक नगर क्या है, जो मुख्य रूप से जिनका फोकस कॉमर्स पर है ना, ट्रेड पर है। जैसे मुंबई जैसे जो शहर है, अरे बात समझे, भावनगर जैसे जो शहर है, तो नोएडा जैसे जो शहर हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कॉमर्शियल टाउन्स है। आपको पता है भारत में एक SEZ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक। अब इस क्या होता है, अब इसका एक एग्जांपल नोएडा है। अब नोएडा को कैसे बसाया गया, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओखला ऑलरेडी दिल्ली में था, एक न्यू ओखला बनाया गया। क्यों बनाया गया, कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया, व्यापारिक नगर आप कह सकते हैं उसको बनाया गया। तो ये उसके उदाहरण है।
औद्योगिक नगर, जहां पर क्या किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उनको बनाया गया, जैसे जमशेदपुर का आप नाम लिखिए, टिस्को, है ना। इसके अलावा जो राउरकेला जैसे जो शहर छोटे छोटे बसाए गए हैं, तो जिनका इंडस्ट्रियल बेस है, जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे IT पार्क बेंगलोर को आप ले लीजिए, है ना। तो जो उद्योगों के दृष्टिकोण से बसाए गए क्षेत्र रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल नगर। सुरक्षा नगर, डिफेंसिव टाउन्स, आप कई सारे कंटोनमेंट्स एरिया देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर बसाए गए हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आप देखिए कई बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना के छोटी छोटी बस्तियां और टाउन्स वहां बसाते हैं, जिनका क्या उद्देश्य रहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे आर्मी की तैनाती की जाए या वो सुरक्षा के लिए किए जाए। सांस्कृतिक नगर, कल्चरल टाउन, इसमें आप रिलीजियंस भी ले सकते हैं। जैसे देखिए कई बार हम मानते हैं कि सबसे पौराणिक, हमारी सबसे पुरानी शहर हमारा वाराणसी या काशी है, वृंदावन है, मथुरा है, इस तरह के जो शहर हैं जहां पर पुराने हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, जहां से कल्चर या संस्कृति जुड़ी हुई है, इन टाउन्स को, उदयपुर ले लीजिए राजस्थान में, जो इतिहास है, जहां पर जो इतिहास के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो डेवलप किए जाते हैं, अजमेर शरीफ ले लीजिए। तो ये जो शहर बसाए जाते हैं या बसे हैं, इनको हम सांस्कृतिक नगर कहते हैं। परिवहन नगर का, ट्रांसपोर्ट टाउन्स का मेन मतलब ये होता है कि जो परिवहन के माध्यम से बहुत विकसित दिखाई पड़ रहे हों, इसके अलावा जो अन्य साधन है उनसे भी जुड़े हुए हैं, जो पोर्ट के आसपास, जो बंदरगाहों के आसपास बसे क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो एयर कनेक्टिविटी से ठीक से जुड़े हुए केंद्र हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि इनका ओवरलैप भी होता है, मतलब एक शहर वो प्रशासकीय नगर भी हो सकता है, व्यापारिक भी हो सकता है, औद्योगिक भी हो सकता है। ज्यादातर जो मेट्रोपोलिस जैसे जो या महानगर जो हैं, उनमें आपको ये सारी छटाएं, खास करके सांस्कृतिक और सुरक्षा को छोड़ दे जाए तो 3-4 सारी चीजें आपको उसमें देखने की मिलेंगी। लेकिन जब अलग से आप आंसर्स लिखेंगे तो इसमें यही सारी चीजें आपको लेकर चलनी है कि जहां से प्रशासन का भाग दौड़ प्रशासनिक, जहां से व्यापार हो व्यापारिक, उद्योग हो औद्योगिक, सांस्कृतिक, परिवहन, ये सारी चीजें आपको मुख्य रूप से देखकर चलनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संग्रह नगर, कलेक्शन टाउन, जहां पर सारी चीजें एक जगह पर कलेक्ट करके रखी जाती हैं, कई बार टैक्सेशन के पर्पज से भी देखा जाता है। मनोरंजन नगर, तो जैसे गोवा ले लीजिए, है ना, लक्षद्वीप ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, ऐसे शहर जो कि या देश आपको दिखाई पड़ेंगे, शहर हमको लेके चलना है जहां पर हम क्या करेंगे, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए जाते हैं। चंडीगढ़ ले लीजिए। निवास नगर, जो खासकर रेसिडेंशियल बसे हुए हैं, चंडीगढ़ जैसे अगेन एक एग्जांपल, जहां पर लोग अच्छे से रह रहे हैं, जहां पर बसावट बस्तियां ठीक से बसी हुई हैं। मिश्रित कार्यों का नंबर, जिसमें कई काम है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, अच्छे मनोरंजन की भी जगह है, सारी चीजें एक साथ बस रही हैं, तो बहुत इजी ये वर्गीकरण है। इन वर्गीकरण के हिसाब से भी आपको शहरों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उदाहरण भी आपके पास होने चाहिए, और पूरे विश्व स्तर का उदाहरण होना चाहिए, न कि सिर्फ भारत स्तर पर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। तो आइए अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। अब प्रशासनिक नगर, तो प्रशासनिक नगर का सर्वप्रथम कार्य अपनी समीपवर्ती क्षेत्र या निर्धारित क्षेत्र के लिए प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना होता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा देखें स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन का भारत में, तो हम क्या बनाते हैं, एक सबसे पहले एक प्रदेश बनाते हैं, ठीक है। हमने पूरे देश को प्रदेश में बांटा हुआ है, ठीक है, जिसको हम स्टेट बोलते हैं। अच्छा, इन प्रदेशों में फिर हमने क्या बांटा हुआ है, मंडल। फिर इन मंडलों में हमने क्या बांटा हुआ है, जिला या जनपद, अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। इन जिलों में फिर हमने क्या बांटे हुए हैं, तहसील, ठीक। इन तहसीलों में हमने फिर क्या बांटा हुआ है, प्रखंड या ब्लॉक जिसको कहते हैं, और फिर इसमें नीचे गांव आ जाते हैं। अब खास करके अगर आप देखें तो ये मंडल जिसको जोन कहते हैं, जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तहसील, ये सब क्या है, ये एक तरह से प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां, और जहां ये रहते हैं वहां पर अपने आप एक नगर या टाउन या सिटी बन जाती है। तो हमारा बेसिक मतलब क्या होता है कि इन जगहों से, जैसे मंडल में क्या बनता है, कमिश्नर बैठते हैं, जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, तहसील में एक तहसीलदार बैठता है, पीछे रैंक का अधिकारी। तो ये होता है कि यहां से उस इलाके का हम क्या कर सकें, पूरा मॉनिटरिंग करके प्रशासन कर सकें। लेकिन इसके वजह से वहां पे शहर बस जाते हैं, तो प्रशासकीय शहर में आ जाते हैं। अब इन नगरों के अंतर्गत केवल देश के राजधानी नगर ही नहीं, प्रांतीय राजधानी, जनपद और अन्य प्रशासनिक नगर भी आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, विश्व के वृहद प्रशासनिक नगरों में मैक्सिको महानगर, ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, सियोल महानगर, बीजिंग महानगर, जकार्ता इंडोनेशिया, काहिरा इजिप्ट, ठीक है, सियोल मेरे ख्याल से कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये वो महत्वपूर्ण आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं जो इस तरह के प्रशासकीय शहर है। भारत में आप देख लीजिए तो दिल्ली, इसके अलावा जैसे भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, इसके नीचे फिर मंडल्स आ जाएंगे और जिले भी आ जाएंगे। भारत में नई दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, कोहिमा, ये सब इंपॉर्टेंट प्रशासनिक नगर हैं।
प्रशासनिक, समस्त प्रशासनिक नगरों में कार्यालय, अब इसमें क्या क्या होंगे, आपको दफ्तर मिल जाएंगे, इसमें पब्लिक हाउसेस, सार्वजनिक भवन, अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र मिल जाएंगे, बैंक, डाकघर, रेल, व्यापारिक प्रतिष्ठान सब मिल जाएंगे। आप किसी भी स्टेट की राजधानी में जाइएगा, आपको 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, विधायकों का आवास, सांसदों का आवास, मंत्रियों का आवास, IAS अधिकारियों का आवास, जिला DM कलेक्टर, सबके आवास वहां मिल जाएंगे। तो ये वहां की विशेषताएं होती हैं प्रशासनिक नगरों की, ठीक है जी। व्यापारिक नगर की अगर बात करें तो इस श्रेणी के नगरों का आधारभूत कार्य व्यापार, वाणिज्य और विभिन्न सेवाओं का संपादन करना होता है। यानी इनका टारगेट ये रहता है कि हम यहां से क्या करेंगे, यहां से ट्रेड करेंगे, ट्रेड के अलावा कॉमर्स, ये सारी चीजें करेंगे। इस प्रकार के नगरों का अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से उत्तम परिवहन सुविधाओं के माध्यम से एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो व्यापारिक शहर होंगे वो परिवहन से जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि उनको फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या आंतरिक व्यापार करना रहता है। व्यापारिक नगर जहां किसी क्षेत्र के उत्पादन का संग्रह करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस उत्पादन का किसी अन्य क्षेत्र में वितरण करके उस क्षेत्र की मांग आपूर्ति को पूरा करते हैं। खासकर इनका मुख्य जो काम होता है वो होता है सप्लाई चेन को, आजकल बड़ा मुद्दे में है, खास करके जब से कोविड पीरियड आया है, सप्लाई चेन एक होती है, पूर्ति कड़ी, ठीक है, आप कह सकते हैं, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक जगह उत्पादन किया गया और एक जगह इसे पहुंचाना है। तो यानी संग्रहण और वितरण, ये दो काम इन नगरों की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जहां पर चीजें उत्पादित की जा रही है वहां से उसको कलेक्ट करना और इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में डालना, ये वाणिज्यिक नगर या व्यापारिक नगरों की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। व्यापारिक नगरों में बाजार नगर, सामुद्रिक बंदरगाह नगर और वित्तीय नगर, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, एक तो आपको मार्केट इंपॉर्टेंट रूप से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सामुद्रिक बंदरगाह, पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पतन या पोर्ट्स मिल जाएंगे, और वित्तीय नगर यानी जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल सिटीज होती है, जैसे भारत का हम वित्तीय राजधानी मुंबई को मानते हैं, तो ये चीजें रहती हैं। भारत के व्यापारिक नगरों में कानपुर, हापुड़, इंदौर, अहमदाबाद, ब्यावर, विजयनगर, लायलपुर, पूर्णिया के नाम उल्लेखनीय है, जबकि मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, घाना, कुमासी, ये सब प्रमुख बंदरगाह नजर है, ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे पूर्णिया आपको बिहार मिल जाएगा, छोटे छोटे भी शहरों को इसमें शामिल किया गया है। सामुद्रिक बंदरगाह सामान्यतः व्यापार और वितरण के प्रमुख केंद्र होते हैं। विश्व के इस प्रकार के प्रमुख सामुद्रिक बंदरगाह में, ये तो हम पिछले चैप्टर में भी हमने देखा है, टोक्यो, मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, संघाई महानगर बताए। लॉस एंजलिस की चर्चा हमने की थी, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क दोनों किस भाग में है अमेरिका के, पूर्वी की पश्चिमी, और किस सामुद्रिक तट के आसपास दिखाई देंगे, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसकी चर्चा हमने की है डिटेल में। अब आते हैं औद्योगिक नगर, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज। इंडस्ट्रियल सिटीज। अब देखिए इस श्रेणी में सम्मिलित नगर प्रमुख रूप से कच्चे माल को तैयार मालों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पे कौन सी एक्टिविटी होती है, द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, और इसमें क्या शामिल होता है, विनिर्माण। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको कराई हुई हैं। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, जब हम क्या करते हैं, कच्चे माल को उत्पादित वस्तु में परिवर्तित करते हैं, ऐसी चीजें जहां की जाती हैं वहां उसको औद्योगिक नगर कहते हैं। अब जब मैं आपको द्वितीय क्रियाएं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक नगर बनने के कई कारक अपने आप में होते हैं, जैसे वहां कच्चा माल मिलना चाहिए, परिवहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सस्ता श्रम मिलना चाहिए, ये सारी चीजें, सरकार की अच्छी नीतियां होनी चाहिए, ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इन नगरों में औद्योगिक भूदृश्यों की प्रधानता होती है। औद्योगिक नगर का आकार और स्वरूप उसमें कार्यरत उद्योग के आकार और प्रकार द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज आपको दिखाई देंगी, तो वैसा आकृति होगी। आप यूपी के फिरोजाबाद में चले जाइए जहां चूड़ियों के कारखाने हैं, तो छोटे छोटे आपको कारखाने दिखाई दे देंगे। तो जिस तरह का उद्योग रहेगा उस तरह का आकृति रहेगी। औद्योगिक नगरों में अधिकारियों तथा श्रमिकों के आवास क्षेत्र पूर्णतः अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, ये डिवीजन आपको दिखेगा, वहां पे छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, तो एक तरफ अधिकारी क्वार्टर रहेगा, एक तरफ श्रमिकों का क्वार्टर रहेगा, तो ये सब तो आपको दिखाई देता है, ठीक है। भोपाल में आप BHEL का एरिया देख लीजिए। कुछ औद्योगिक नगरों में एक विशिष्ट प्रकार के उद्योगों की प्रधानता मिलती है, जबकि अन्य औद्योगिक नगरों में विविध प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे आप जमशेदपुर, अगर धनबाद या जमशेदपुर चले जाइए तो आपको लौह उद्योग के ज्यादातर, कोयला, लौह, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। आप नोएडा चले जाइए सर, तो नोएडा में क्या होगा, आपको एक साथ कई तरह के उद्योग दिखाई देंगे। एक्सपोर्ट कपड़े के उद्योग दिखाई देंगे, नमकीन बनाने के उद्योग दिखाई देंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के दिखाई दे देंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो मिली जुली भी उद्योग चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक तरह। तो भारत के औद्योगिक नगरों में भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, धनबाद जो झारखंड में है, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भद्रावती सोलापुर, अहमदाबाद, सूरत, नोएडा,
फरीदाबाद, गाजियाबाद, इनके नाम उल्लेखनीय है। ये जितने आप देख रहे हैं फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के हिस्से हैं। तो यहाँ पर आपको मिश्रित तरह के उद्योग दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पर इसलिए आपको एक तरह दिखाई देगा कि उद्योग हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, एक जगह को दिखाएगा स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े मॉल्स हैं, एक तरफ कपड़े का उद्योग है, एक तरफ कुछ है, एक्सपोर्टिंग एरिया है, एसईजेड है, तो अलग अलग। लेकिन जब आप राउरकेला, धनबाद, दुर्गापुर वाले इलाके में चले जाएंगे तो आपको एक तरह का ही वहां पर भूदृश्य दिखाई देगा, एक तरह की इंडस्ट्रियों की प्रधानता दिखाई पड़ेगी। ठीक है जी, तो होप के समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं सुरक्षा नगर पर। अब देखिए सुरक्षा नगर जो था वो विशेष रूप से पहले बसाया जाता था प्लान करके। जैसे मान लीजिए कि पहले मगध राजधानी हुआ करती थी, पूरे मगध जो महाजनपद हुआ करता था, तो पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। तो अगर आप उसका बसावट देखेंगे 2-3 नदियों से घिरकर दानापुर का इलाका पूरा, ताकि सुरक्षित रहे, और उस तरह नहर बसे हुए थे। ठीक है, मध्यकाल के में विश्व के अधिकांश नगर सुरक्षित स्थलों पर बसाए गए। इस हेतु नगर के चारों ओर किलों का निर्माण करने के साथ साथ नगर में सैनिक छावनियों की स्थापना की गई। वर्तमान, अब आज भी आप देख लीजिए, आप दिल्ली चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए, या बड़े बड़े नगरों में चले जाइए, नगर के आसपास आपको एक छावनी क्षेत्र या कैंट, मेरठ चले जाइए, ये छावनी या कैंट कहाँ है? रेलवे स्टेशन से पहले एक कैंट स्टेशन आता है कि पहले किलेनुमा पूरा शहर रहेगा और बगल में छावनी जहां आर्मी देखती रहेगी। वर्तमान समय भी इस तरह के मिलते हैं जिनमें देश की सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप प्रमुखता से मिलते हैं। ऐसे नगरों में सैनिक और सुरक्षा संबंधी कार्य प्रायः मुख्य नगर से थोड़ा हटकर किए जाते हैं। तो ये सुरक्षा नगर है। भारत में अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम, मेरठ, खड़गवालसा तथा माहे, पाकिस्तान में पेशावर, कनाडा में नोवा सेशिया, हैलिफैक्स, ब्रिटेन में प्लेमाउथ, पोस्टमाउथ सुरक्षा नगरों के प्रमुख उदाहरण है। तो ये उदाहरण है जो आपको देख सकते हैं। सांस्कृतिक नगरें अगर आप देखें, जिसको कल्चरल सिटीज कहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ हेरिटेज रहेगा, यहाँ ऐतिहासिक चीजें, धार्मिक चीजें आपको बहुत प्रमुखता से दिखाई पड़ेंगी। इस श्रेणी के नगरों में सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रमुख शैक्षणिक और धार्मिक क्रियाकलापों की प्रधानता मिलती है। विश्व के ऐसे नगर जिनमें शैक्षणिक कार्य होते हैं, वहां पे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। जैसे भारत में आप ले लीजिए नालंदा, हमारे यहाँ तक्षशिला था जो पाकिस्तान में चला गया। तो ये क्या है? ये पारंपरिक और पुराने हमारे शैक्षणिक शहर रहे हैं। अगर आप धार्मिक में चले आइए तो काशी का जो शहर है सबसे पुराना शहर माना जाता है। इसके अलावा आप अयोध्या, मथुरा, ये सारी चीज़ें हैं। इस्लाम में जैसे अजमेर शरीफ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रमुख शहर हैं। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से अगर आप देखें तो यरूशलेम, मक्का, ये सब इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक शहर आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, शैक्षणिक नगरों में विकास में शैक्षणिक संस्थानों का योगदान है। अमेरिका में हार्वर्ड, ग्रेट ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जर्मनी में होडलवर्ड, भारत में रुड़की जहां पर आईआईटीज हैं, अलीगढ़, पिलानी, बनारस शैक्षणिक नगरों का उदाहरण है। दिल्ली को भी ले सकते हैं आप, ठीक है, मुंबई को भी ले सकते हैं। तो बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारे शहर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके लिए जानी है मस्ट नो के तौर पर, इसको भी ध्यान रखिए। नगरीकरण का तात्पर्य एक देश के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या की आनुपातिक वृद्धि है। ठीक है, देखिए नगरीकरण की बात हो रही है, नगर की बात नहीं हो रही है। नगरीकरण का मतलब होता है अर्बनाइजेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज वाइज जो जनसंख्या शहरीकरण की तरफ बढ़ रही है, रेशियो वाइज बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कि पहले भारत की कुल जनसंख्या लगभग 10% के आसपास शहरीकरण थी, अब 31% जनसंख्या लगभग क्या हो गई है? अर्बनाइज्ड हो गई है। तो अब ये जो आनुपातिक वृद्धि है इसको आप नगरीकरण में रखेंगे। नगरीकरण का मुख्य कारण ग्रामों से नगरों की ओर पलायन है। कारण में क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन की चर्चा भी हमने की थी, क्यों है? तो 2-3 कारणों से है। ठीक है, तो इसमें कई हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसे शिक्षा की वजह से, जैसे चिकित्सा के लिए, जैसे रोजगार के लिए, तो इन सब कारणों से भी कारणों के कारण पलायन होता है। 19वीं सदी के विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20वीं सदी के विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हो रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी ने वर्तमान नवीन बस्तियों के विकास पर बहुत प्रभाव डाला है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज आप देखिए कि जो चीजें आप शहरों में, जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स पे मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आप किसी गांव में भी बैठ के उसको सुन पा रहे होंगे। तो शायद ये जो शहरीकरण का पूरा माहौल है, अच्छा, जो चीजें विकसित होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, वो आप वहां भी डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका रीच बढ़ रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है, और नगरीकरण क्या हो रहा है? तेजी से हो रहा है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी है। ये मैंने बीच में रख दिया था, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आते हैं परिवहन नगर पर, यानी जो इसमें ट्रांसपोर्ट से संबंधित नगर है। इस श्रेणी के नगर विभिन्न परिवहन मार्गों से मिलकर जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न प्रकृति के परिवहन मार्गों के मिलन स्थल तथा 2 या अधिक व्यापारिक महत्व के परिवहन साधनों के मिलन स्थल के पर विकसित हुए नगरों में परिवहन सर्वप्रमुख क्रियाकलाप होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के दक्षिणी भागों पर बसे प्रमुख नगर
भारत में ऋषिकेश, हरिद्वार, जम्मू तथा टनकपुर नगर परिवहन नगर की श्रेणी में सम्मिलित नगर है। तो ये महत्वपूर्ण परिवहन के नगर हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। संग्रह नगर देखिए, संग्रह नगर की श्रेणी के अंतर्गत खनन नगर यानी माइनिंग वाले, मत्स्य उत्पादक यानी कि मछली पालन वाले, बंदरगाह नगर, काष्ठ संग्रह नगर शामिल है, जहां पर चीजें क्या करी जाती हैं, एक जगह इकट्ठी की जाती हैं, एक जगह बनाकर रखी जाती हैं। संग्रह नगरों में खनिज, मत्स्य, काष्ठ संग्रह करने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। साथ ही उक्त उत्पादों को विभिन्न भाग और उद्योगों में भेजने का भी कार्य किया जाता है। जैसे हमने जब बंदरगाह हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि पुनः निर्यात बंदरगाह इस तरह से। जोहानसबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, कॉलगुर्गी, अवादान, झरिया, डिगबोई खेतड़ों का खनन संग्रह नगर, सिएटल, हेलोफॉक्स, कॉलिकट कोर तथा पौंडीचोरी मत्स्य नगर, संग्रह नगर तथा गांडफाल, सबाई, कोटद्वार, दीमापुर काष्ठ संग्रह नगर के रूप में जाना जाता है। तो ये 2-3 संग्रह नगर के उदाहरण हैं जो आप देखेंगे। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है मनोरंजन तथा विनोद प्रिय नगर, जहां पर आप जाके एंजॉय करते हैं, जहां पर रिलैक्स होने जाते हैं। इस श्रेणी के नगरों में जलवायु, सुंदर मनोहारी प्राकृतिक जो दृश्यावली है, मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएं होती हैं। जैसे भारत में आप शिमला जाते हैं, ऊटी जाते हैं, गोवा जाते हैं, या इसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक कुछ समय के लिए यहाँ सैर सपाटे के लिए आते हैं। भारत में कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ठीक है, प्रमुख मनोरंजन के नगर हैं। तो ये तो एग्जाम्पल आप नाम समझ के ही समझ सकते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। निवास नगर देखें तो इस श्रेणी के नगरों का प्रमुख कार्य विशाल नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना होता है। इन नगरों में आवासीय क्षेत्रों का संकेंद्रण मिलने के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाएं, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, पार्क, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको इजीली दिखाई देंगी। जहां पर क्या हो, रहना, हैबिटेट सिटीज है ये, जहां पर रहना आपके लिए आसान हो, जो रहने के लिए बेसिक सुविधाएं हो वो वहां पर प्राप्त हो रही हो। ठीक है जी। निवास नगरों का मुख्य रूप से बृहत महानगरों के सीमांत क्षेत्रों पर होता है। गुड़गांव, सोनीपत, बदरपुर, सोहना, लोनी, गाजियाबाद, दिल्ली महानगर के आसपास है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। यानी बड़े शहरों के आसपास रहने के लिए क्या हमने बना लिए, आवास बड़े बड़े बना लिए। तो ये उदाहरण है। मिश्रित कार्यों के नगर आप देखें तो विश्व के अनेक नगर ऐसे हैं जिनमें किसी एक कार्य को प्रमुखता नहीं मिलती, कई कार्य एक साथ संपन्न होते हैं, इनको मिश्रित कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए वहां पर प्रशासन का काम भी हो रहा है, वाणिज्य का भी काम हो रहा है, वहां पर सांस्कृतिक नगर भी है, तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। विविध कार्यों को संपन्न करने वाले इन नगरों में यह ज्ञात करना कठिन होता है कि कौन सा कार्य प्रमुख है। ठीक, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, लंदन, न्यूयॉर्क, अब इन सिटीज को ही आप ले लीजिए। दिल्ली को आप कभी कभी लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला शहर है, कभी कभी लगेगा निवास के लिए शहर है, कभी कभी आपको लगेगा कि अरे यहाँ से तो बहुत उद्योग भी हो रहा है, यहाँ से तो सेवाएं, सर्विसेज आगे जा रही हैं, सारी चीजें वहां दिखाई पड़ेंगी। ऐसे ही सभी शहरों में है। ये प्रमुख महानगर हैं जिनमें बहुत से कार्य एक साथ मिलते हैं, इसलिए इन नगरों को किसी विशिष्ट श्रेणी में न रखकर मिश्रित कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अब एक और हम पॉइंट पर पहुंचे हैं बहुत महत्वपूर्ण, और वो है शहरी विन्यास यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज। ठीक है, तो कैसे किसी शहर का गठन किया गया है, शहर का स्वरूप क्या है, उसका पूरा बसने का तरीका क्या है और उसकी विधि क्या है, किस तरह से वो संगठित होकर शहर बना है। जैसे धरती के हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे ही शहरों का ये एक इंपॉर्टेंट रोल हम शहरों वाले में देखेंगे। अब देखिए, शहरी विन्यास को नगर गठन या स्वरूप के नाम से संबोधित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ये जानकारी ध्यान रखिएगा। इसको क्या करेंगे, नगर गठन या स्वरूप के नाम से इसको संबोधित करते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान में किया गया था, तो ये बायोलॉजी से आया हुआ शब्द है। हेंडरसन के अनुसार इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि यह पौधे और जंतुओं के रूप व संरचना का विज्ञान है। तो पहले जो विन्यास की बात है, मॉर्फोलॉजी की बात आई, बाद में इसको ज्योग्राफी में भी यूज किया जाने लगा, भौतिक भूगोल में भी। तो उन्होंने कहा कि पहले से कंसेप्ट क्या था कि पौधे और जंतुओं की जो संरचना है उसका विज्ञान है। बाद में इस शब्द का प्रयोग अन्य विज्ञान जैसे भूगर्भ शास्त्र, भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए किया जाने लगा। जैसे एक बड़ा शब्द इस्तेमाल होता है, आपने भी सुना होगा, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित, जो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे है, सारी चीजें इसमें पता लगाई जाती हैं। तो इस तरह शहरों के बारे में भी इसका इस्तेमाल होता है। भूगोल में इस शब्द का अभिप्राय प्रारंभ में पृथ्वी के धरातल या रूप या मानवीय वस्तुओं के अध्ययन से लगाया गया। तो पहले क्या किया गया कि भूगोल में इसको जो पृथ्वी का धरातल है, जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, फिर उसके नीचे जो अंदर चीजें हैं, और मानवीय वस्तुओं के अध्ययन से लगाया गया। एलडी स्टाम्प ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यह रूप और संरचना का विज्ञान है, उस विकास से संबंधित है जो रूप पर प्रभाव डालता है। कुल मिलाजुलाकर इसका मतलब यह था कि जो शहर का या नगर का रूप या स्वरूप होगा, इससे संबंधित हम विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं, इससे संबंधित जो हम पूरा विस्तार में जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम शहरी विन्यास या मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज बोलते हैं।
नगर के गठन के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों के क्षेत्र नगर के बसाए, ठीक है, यानी कैसे इस नगर को बसाया गया है, स्थान, उसके कार्य क्षेत्र और इमारतों पर प्रभाव, नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाली बातें, नगर के बसाव पर मानव की रीति रिवाज तथा संस्कृति का प्रभाव, नगर के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के पारस्परिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर बसा है, नगर बसा है, तो वो पहले तो हमने कई तरह से देखा था किस तरह से रेखीय और अलग अलग तरीके से नगर बसाए जा रहे हैं। आगे मैं आपको और दिखाता हूं कैसे कॉम्पोजिशन होता है इसका। लेकिन जैसे नगर है तो वहां का जो कल्चर है वो कैसे उस नगर को प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप बनारस को देखिए, काशी को, तो वहां दिखाई देगा कि भाई घाटों के किनारे इस तरह की सड़कें बनी हुई हैं और इस तरह से मकान बने हुए हैं। कई जगह क्या होता है कि कोई एक तरह की कला या संस्कृति, नगरों के बसावट, वहां के बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, जैसे आर्ट एंड गोथिक, इस तरह के महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिखाई देंगे। जैसे मंदिर बनाए जाते हैं अलग अलग डिजाइन में, नागर बेसर, तो कला संस्कृति का नगरों के स्तर पर प्रभाव, नगर और वहां की आर्थिक स्थिति नगर पर क्या प्रभाव डाल रही है, सारी चीजें देखी जाती हैं और इसी को हम शहरी विन्यास कहते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों को पारस्परिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। डिकिंस ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि स्वरूप नगर के प्लान और निर्मित क्षेत्र से संबंधित है। इसका अध्ययन और प्रक्षेपण नगर के विकास, उत्पत्ति और कार्य के संबंध में किया जाता है कि इस नगर का विकास कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुई है और इसमें कार्य से क्या संबंध है उस नगर के रहने वाले लोगों के बीच में। अब थोड़ा सा नगर गठन या मॉर्फोलॉजी के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें दो महत्वपूर्ण पार्ट है। एक आकृतिक संरचना जो रिलेटेड हो किस चीज से, एक तरह से शेप से रिलेटेड होगी, है ना, ये इसकी जो आकृति या शेप होगी, रूप होगा, उससे रिलेटेड होगी। एक क्रियात्मक संरचना है। तो ये दो तरह के महत्वपूर्ण विभाजन किए गए हैं नगर गठन के। कौन से? आकृतिक संरचना, क्रियात्मक संरचना। अगर आकृतिक संरचना की बात करें तो दो चीज आपको दिखाई पड़ेंगे। ग्रिड प्रतिरूप, ग्रिड का नाम आप अक्सर आपने सुना होगा। जो बिजली उत्पादन वाली कंपनियां होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाला होता है, आप देखते होंगे कि एक जगह से निकला फिर दूसरी जगह पहुंचा, ट्रांसमिशन का जो पूरा काम होता है। तो एक ग्रिड प्रतिरूप की जैसे शहर है, एक क्रियात्मक प्रतिरूप है। क्या है देख लेते हैं। क्रियात्मक संरचना में एक आपको सीमांत क्षेत्र दिखाई देंगे, संक्रमण क्षेत्र दिखाई देंगे, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र दिखाई देंगे, औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देंगे, मध्यम वर्ग का निवास क्षेत्र और उपनगर। ये सारी चीजें आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो नगर का गठन किया जाता है, अब जैसे क्रियात्मक संरचना में आप सीमांत क्षेत्रों को ले लीजिए, तो सीमांत क्षेत्र जो होंगे वो क्या होंगे, वो आगे जैसे एक्सटेंशन वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जो शहर से किनारे किनारे वाले क्षेत्र होंगे। संक्रमण क्षेत्र यानी जहां से आपको मिलावट दिखाई देगी शहरों और नगरों की, उस तरह से। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा जो किसी भी नगर का सबसे सेंट्रल आप कह सकते हैं ट्रेडिंग एरिया माना जाएगा। जैसे आप दिल्ली में कनॉट प्लेस को ले लीजिए, है ना, इस तरह अलग अलग शहर में अलग अलग क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेंगे। औद्योगिक क्षेत्र किसी भी शहर का होगा जिसको हम इंडस्ट्रियल एरियाज कहते हैं, जहां पर अलग अलग तरह के उद्योग लगाए जाएंगे। मध्यम वर्ग का निवास क्षेत्र और उपनगर। फिर उस सिटीज में जैसे होता है ना, एक शहरों में कहा जाता है ये पॉश कॉलोनीज है, महंगी या बहुत रिच वर्ग के रहने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक माना जाता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और बहुत अमीर लोग यहाँ पर नहीं रहते। तो ये अलग अलग तरीके से शहरों का गठन किया जाता है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक होगा ग्रिड प्रतिरूप, जिसमें आपको बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन जैसी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है। एक क्रियात्मक रहेगा जिसमें वो बिल्कुल ग्रिड नुमा नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से शहरों को बसाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा आकृतिक संरचना को देख लीजिए। इसके अंतर्गत नगरों की स्थिति, आकार और प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। नगर अपनी स्थिति और प्रतिरूप के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। नगर के सभी भागों में सड़कों के जाल, मकानों को बनाना और ऊंचाई आदि का पूर्ण निश्चय कर लिया जाता है। नगर के बसावट की स्वीकृति नगर योजना के अनुसार ही प्रदान की जाती है। प्राचीन समय से ही नगरों की बसावट के दो प्रतिरूप विशेष रूप से प्रचलित हैं। अब दो महत्वपूर्ण प्रतिरूप कौन कौन से प्रचलित हैं इसको देख लेते हैं। एक है ग्रिड प्रतिरूप। तो नगरों के ऐसे प्रतिरूप में सड़कें एक दूसरे की को समकोण जगह पर काटती हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है, बिल्कुल समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगी आपको। हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो नगरों की बसावट का ही प्रतिरूप अपनाया गया है। तो हड़प्पा में आपको क्या दिखाया गया था कि बिल्कुल ग्रिड पर काटती हुई और यहाँ पे मकान रहेंगे। ठीक है। इसके बगल में नालियां निकली हुई दिखाई पड़ती थी आपको, और एक घर के सामने दूसरे घर नहीं रहेंगे, और 90 डिग्री पर सारे सड़क एक दूसरे को काटते थे। आजकल भी कई नगर इसका अनुसरण करते हैं। न्यूजीलैंड, देखिए मैप में भी ये न्यूजीलैंड आपको दिखाया गया है। न्यूजीलैंड में पाम्स्टन नॉर्थ, मलेशिया के टैपिंग पिरोक और जयपुर नगर में इस तरह के प्रतिरूप देखे जाते हैं। तो इसको ग्रिड प्रतिरूप कहा जाता है। ये बड़ा ही, जिसको आप कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड, वेल मैनेज तरह का शहर बताया जाता है। त्रिज्यात्मक प्रतिरूप क्या है? तो इसमें यह प्रतिरूप साइकिल के पहिए के अनुरूप होता है।
इसमें नगर की सड़कें तथा रेल नगर के केंद्र से विकसित होकर चारों ओर निकलती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई रेलवे स्टेशन या कुछ हो जाएगा और यहां से हर तरफ सड़कें निकल जाएंगी, है ना। इस तरह का शहरों का बनावट होता है। भारत में ऐसे प्रतिरूप चंडीगढ़ और नई दिल्ली में अपनाए गए हैं। विश्व के अनेक विख्यात नगर जैसे पेरिस तथा आदि में भी यह प्रतिरूप पाया जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए देख लेते हैं क्रियात्मक संरचना या फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी शहर में एक तो हमने देख लिया शेप के अनुसार, फिर शहर में जो कामकाज, आर्थिक क्रियाएं, जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं उस अनुरूप किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो किसी भी नगर को क्रियात्मक संरचना की दृष्टि से कई कार्य क्षेत्रों में, निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक होता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं सेंट्रल ट्रेडिंग एरियाज, सेंट्रल ट्रेडिंग एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वह नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें मुख्य बाजार, होटल, दफ्तर, बैंक, सिनेमाघर, अट्टालिकाएं, भोजनालय आदि होते हैं। जाहिर सी बात है, ये सबसे मेन जिसको कहते हैं ना सिटी सेंटर का, आपने नाम सुना होगा कि किसी भी सेंटर का प्रमुख ये केंद्र होता है। ये सारी चीजें होती हैं। यह नगर का हृदय क्षेत्र होता है या सबसे अधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये डेंसर होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। सारे उद्योग, सारे कमर्शियल वर्क यहाँ होंगे, दुकानें होंगी, बाजार होगा। तो ये किसी भी शहर में आपको मिल जाएगा। अब संक्रमण क्षेत्र देखिए, तो यह केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ होता है। जो आपका सिटी सेंटर है या आपका जो मेन ट्रेडिंग सेंटर है, इसके चारों ओर आपको फैला हुआ मिल जाएगा। इसमें हल्के उद्योग और व्यापार की दुकानें होती हैं। सेवाओं की अपेक्षाकृत कमी पाई जाती है। तो यहां सर्विसेज कम होती हैं, दुकानें छोटी छोटी पाई जाएंगी, जो छोटे मार्केट्स होते हैं। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ा मेन रिहायशी इलाके से और हटके होती हैं। यह संक्रमण क्षेत्र के किसी एक ओर स्थित होता है। संक्रमण क्षेत्र के साथ साथ मजदूरों की बस्तियां होती हैं। तो आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, तो आपको एक एरिया दिखेगा बिल्कुल सिटी सेंटर का, जहां पर क्या होगा, बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, दुकानें, मॉल, ये सारी चीजें होंगी। फिर वहां से थोड़ा हटके कुछ छोटे मार्केट्स होंगे, फिर वहां से हटके बस्तियां मिल जाएंगी, इंडस्ट्रियल एरियाज मिल जाएंगे। ये हर शहर की कहानी है। मध्यम वर्ग का निवास क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। यह नगर मजदूर बस्ती के चारों ओर फैला हुआ होता है। उपनगरों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई और हर व्यक्ति के पास अपना निजी वाहन होता है। तो ये मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो बस्ती से अलग एक छोटे छोटे घर, जैसे आप ये यूएसए में देख सकते हैं, छोटे छोटे मकान रहेंगे, सबके पास अपनी अपनी छोटी छोटी गाड़ियां रहेंगी। तो ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। इसके बाद सीमांत क्षेत्र, यह क्षेत्र नगर का बाह्य छोर होता है। इसमें बड़े बड़े मकान होते हैं जिनमें उच्च वर्ग के धनी लोग रहते हैं। इसमें जनसंख्या का घनत्व कम होता है। यह प्रदूषण से भी मुक्त होता है। प्रायः सीमांत क्षेत्र समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से मिला होता है। तो ये बहुत इजी एग्जांपल था। अब आते हैं वृहत नगरों के वितरण। तो वृहत नगर आप जिसको कह सकते हैं कि मेगा सिटीज, एक होते हैं आपको नगर, महानगर, एक होते हैं मेगा सिटीज। ज्यादातर दुनिया भर की जो राजधानियां हैं आपको दिखाई पड़ेंगी मेगा सिटीज में, ठीक है। और कुछ इसके अलावा और भी शहर होंगे। तो वृहत नगर वे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ या 10 मिलियन लोगों से अधिक होती है, ठीक है। 1 करोड़ लोगों से अधिक होगी, जो प्रारंभिक महानगरों की श्रेणी में आते हैं। कुछ परिभाषाओं के आधार पर उन नगरों की श्रेणी में रखा गया है जहां जन घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होता है। तो अगर 1 किलोमीटर में 2000 व्यक्ति, जैसे दिल्ली को आप ले लीजिए, तो दिल्ली में क्या है, लगभग 11,000, रिसेंट डेटा के अनुसार 11,000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है। तो मेगा सिटीज में आ सकते हैं। वृहत नगर एक महानगर क्षेत्र भी हो सकता है और एक से अधिक 2 या 3 नगर क्षेत्र भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से। वृहत नगर के लिए कभी कभी नगरमाला, मेट्रोप्लेक्स, मेटा सिटी और मेगालोपोलिस शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कहीं कहीं मेटा सिटी शब्द का प्रयोग उन नगरों के लिए किया गया है जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ और उससे अधिक होती है। तो कभी कभी 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले, कभी कभी 2000 से ज्यादा घनत्व वाले, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले शहरों को भी ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो बृहत शहरों में ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए, मैंने कुछ बृहत शहरों का उदाहरण लिया हुआ है, इसमें और भी शहर आ सकते हैं। जैसे टोक्यो जापान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने हैं? 3 करोड़ से ऊपर। दिल्ली देख लीजिए, करीब करीब 3 करोड़ के आसपास से भी पहुंच चुकी है। ये 2 करोड़ 63 लाख। संघाई चीन। मुंबई आप देखिए 2 करोड़ से ऊपर। बीजिंग, ब्यूनस आयर जो अर्जेंटीना की राजधानी है, कोलकाता भारत। तो ये वो शहर हैं जो बृहत शहरों के उदाहरण हैं। मनीला जो फिलीपींस में है। अच्छा, आपका वर्क ये है कि इन सभी शहरों को आप वर्ल्ड मैप पर उतारिए। सभी शहरों को वर्ल्ड मैप पर प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे आप। रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। आपको पता है ये शहर अर्थ समिट के लिए बहुत एनवायरमेंट के यहाँ कई सारे मीटिंग्स हुए हैं। मास्को रूस, लाहौर पाकिस्तान, चेन्नई भारत, जकार्ता, लीमा। तो भारत के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों इसमें आते हैं बृहद नगरों में। बाकी दुनिया के भी और एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, ठीक है।
अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से सवाल बनने की बड़ी संभावना होती है, जो कंक्लूसिव टॉपिक होते हैं ना, जहां पर कुछ ठोस मुद्दों की बात होती है। एक तो कंसेप्ट आपने देख लिए सारे, अब ठोस मुद्दों की बात में, जनरल मुद्दों की बात में लॉन्ग आंसर्स बनने के बहुत चांसेस होते हैं। अब यह है कि विकासशील देशों में मानव आवास की समस्याएं क्या हैं और उसके समाधान क्या है। देखिए पूरी दुनिया में आपको पता है कि 3 तरह के देश बसे हुए हैं। एक है पूरी तरह विकसित देश, जिसको आप डेवलप्ड नेशन कहते हैं, एक है विकासशील देशों की श्रेणी, जिसको आप डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, और एक है अंडर डेवलप या अल्प विकसित देश। अब पूरी दुनिया में अगर आप 2-3 फैक्टर्स को देखें, 2-3 चीजों को देखें, तो बड़ी प्रमुखता से और बहुत जनरली आपको दिखाई पड़ते हैं। एक आपको समस्या हमेशा दिखाई पड़ती है रहने की, एक समस्या आपको दिखेगी पीने की, पानी की, स्वास्थ्य की, ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज और भी जो आजकल हो गई हैं, उन सारी चीजों की समस्याएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आवास में क्या होता है, आज आप देखिए कि जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास क्या है, जमीनें कम है, मकान कम है, छोटे छोटे जगहों पर लोगों को बनना पड़ता है, रहना पड़ता है, हाउसिंग सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें विकासशील देशों में लगी रहती हैं। विकासशील देश वे देश है जहां कृषि क्षेत्र बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र छोटा है। बिल्कुल ठीक बात। सबसे पहला जो डिवीजन किया है वो किस पर किया है, आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर किया है। और आर्थिक क्रियाओं का 3 श्रेणी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अब तो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप भी हैं। प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से आपको कृषि से जुड़े हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, तृतीयक सेवा से जुड़ा हुआ है, बाकी चतुर्थक पंचम में शोध और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी चीजें हैं। अब जहां पर प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा आश्रित है, कृषि क्षेत्र बड़ा है, वो विकासशील देश है, जैसे भारत। तो भारत भी क्या है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रही है, पर मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। तो जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए लाइन क्यों कही गई है, हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ने का मतलब हम उद्योग लगाएंगे, जब उद्योग लगाएंगे तो वहां नगर और शहर बसाएंगे, और जब नगर और शहर बसाएंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी। औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ाव नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसीलिए देख लीजिए भारत की लगभग 31% जनसंख्या अब नगरीय हो गई है, पहले 10% के आसपास होती थी। नगरों में मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि नगरों का घनत्व तो बढ़ता है, और नगरों में अचानक से नगरीकरण होने से सारी सुविधाएं तो आ नहीं जाएंगी, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, तो दिक्कतें रहती हैं। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के कारण भी हो सकती है, जिसमें आवास, सफाई, जल, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर भारी दबाव पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी, चोरी, डकैती तथा अन्य सामाजिक बुराइयां पनपती हैं। एक ये भी देखिए, इसका मतलब आप कहीं दूसरी तरफ मत ले जाइए। इसका मतलब ये है कि भाई आप शहर बसा रहे हैं, शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां उद्योग लगने की वजह से आए हैं, वहां के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां पर बेरोजगारी या समस्या है, तो क्राइम भी बढ़ता है, ऐसा भी देखने के लिए आता है ना। आप देखिए कि बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि पैसे छीन लिए गए या फैक्ट्री को लूट लिया गया, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये समस्याएं विकासशील देशों में नगरों से संबंधित दिखाई पड़ेंगी। अब देखिए कुछ मूलभूत समस्याओं को थोड़ा सा नोट डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो विकासशील देशों में मानव आवास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला क्या है, हाउसिंग समस्या, यानी कि आवासीय समस्या। उसमें देखिए आवास की समस्या एक बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि जो लोग नगरों में जाकर रह रहे हैं उनको घर तो मिले, नहीं मिलता है तो आप देखिए क्या होता है, झोपड़पट्टी बनाकर, कच्ची कॉलोनी बनाकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है, जो शहर में एक तरह से आप कह सकते हैं कि गंदगी का भी स्वरूप है। जो लोग रह रहे हैं वो भी बीमार पड़ते हैं और उनको रहने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती। मलिन बस्तियों में वृद्धि, वही स्लम्स या झोपड़पट्टी की वृद्धि होती है। नगरीय फैलाव, कोई शहर मान लीजिए 10 वर्ग किलोमीटर का था, धीरे धीरे 20 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है, तो अगल बगल के जो कृषि क्षेत्र है उनका भी शोषण दोहन हो जाता है। और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। सबको लगता है कि शहर में चलो, शहरों में अच्छी सुविधाएं हैं, शहरों में कुछ ना कुछ काम मिलेगा, इसलिए लोग आज भी आप देखिए बड़े बड़े शहरों में लेबर चौक बनने लगे हैं, लोग वहां जाकर खड़े रहते हैं, कोई हमें काम दे दे। परिवहन के साधनों पर दबाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे, आप देखिए भारत में भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ज्यादा मजदूर जाकर काम करते हैं, जहां पर उद्योग या इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। वहां पर आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि वहां पर जो जाने आने वाली ट्रेनें हैं, जो चलने वाले परिवहन के साधन हैं, उसमें बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा लोगों को उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये समस्या का कारण बनता है। प्रदूषण जो सबसे बड़ा दुनिया में एक रीजन बना हुआ है कि जाहिर सी बात है, जब शहरों में लोग ज्यादा जाके रहेंगे, आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली के आसपास आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ वहां बन गए हैं। आजादपुर मंडी के आसपास चले जाइए, पूरी अक्सर शहरों में ऐसा दिखाई पड़ रहा है। गंदगी, प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां वहां चल रही हैं, तो उससे भी दिक्कतें आ रही हैं। जो पानी है, अच्छे अच्छे जो आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े शहर हैं
कानपुर के बगल में गंगा जी को देख लीजिए, यमुना जी को देख लीजिए, जितने इस तरह के शहर हैं और जितनी नदियां हैं, सब क्या हो रही है, प्रदूषित होती चली जा रही है। तो वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, ये सारी चीजें आपको विकासशील देशों में जो नगरीकरण है उसमें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि देखिए ये दबाव से बन रही हैं, ये प्लान रूप से नहीं बन पा रही हैं। अन्य समस्याओं की बात करें तो उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जैसे शुद्ध पेयजल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आप आज भी देखिए कि एक प्यूरिफाइड और बढ़िया वाटर प्रोवाइड कराने में अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। भारत सरकार में जल शक्ति अभियान चल रहा है, जल मंत्रालय भी बनाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या, शिक्षा और बिजली की समस्या, ये एकदम कॉमन समस्याएं हैं जो अक्सर आपको शहरों में दिखाई पड़ेंगी और जिसके लिए फिर सिविक बॉडीज, नगरपालिका ये काम करती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन इसमें कमी कहीं ना कहीं रह जा रही है। अब अगर समाधानों की बात करें कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, तो नगर निर्माण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए। क्या? सिटी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, जो नगर नियोजन जैसी समस्याएं हैं कि कैसे नगर को निर्माण किया जाए और कैसे उनको एक तरह से हम रिहेबिलिटेट करें या जिसका पुनरुद्धार करें फिर से, है ना। तो ये इसीलिए देखिए भारत सरकार की एक अमृत योजना चलती है, अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन, ठीक है, ये इसके लिए काम कर रही है। आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए निम्न एवं मध्य वर्गीय आवासों का निर्माण किया जाए। भाई जो लोग झोपड़पट्टियों में बहुत दिन से रह रहे हैं, जो कच्चे कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनको बसाने के लिए एक मिडिल क्लास मकान बनाया जाए। कई बार कुछ जगह प्रयास भी ऐसे किए जाते हैं। मलिन बस्तियों को हटाकर नए मकान का निर्माण करके मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बसाया जाए। ये चीज मैंने आपको डेवलप की बताई अभी कुछ दिन पहले। वाहनों के शोर शराबे से निवास स्थानों को दूर बसाया जाए जिससे प्रदूषण कम हो। मकान का निर्माण सूर्य के प्रकाश और वर्षा संबंधी दशाओं का ध्यान में रखकर किया जाए। ऐसा ना मकान बनाया जाए कि हेल्थ के लिए बिल्कुल वो परफेक्ट ना हो, कहीं कोने में बना दिया जाए या वहां पर सूर्य की रोशनी ना आती हो, बारिश में बहुत कचरा होता हो, तो ये बचना पड़ेगा। आवासीय सड़कों और नालियों को ठीक किया जाए जिससे यातायात की व्यवस्था सुधरी रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जहां पर जिन जगहों पर लोग रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं, वहां की जो सड़कें वो ठीक रहनी चाहिए ताकि लोगों के आने जाने में यातायात की दिक्कत ना हो। आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छ जल और बिजली आदि की समस्या का निदान किया जाए। देखिए सरकार क्या कहती है कि हम हर घर जल की सुविधा करेंगे, टैप से यानी कि टोटी के माध्यम से साफ पानी पहुंचाएंगे। बिजली पर काम करने की जरूरत है। नगरीय फैलाव व्यवस्थित ढंग से किया जाए ताकि जन घनत्व जरूरत से अधिक न हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए आप वृक्षों को काट के, जंगलों को काट के और वहां पर क्या कर दिया जाता है, वहां पर मकान बनाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये नगरीय फैलाव बहुत बार प्रदूषण को, बहुत बार इन्वायरमेंट को क्या होता है, नुकसान पहुंचाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि पूरा जीव जंतु और पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे मानव बस्ती से रिलेटेड जो हमको समझना था, या मानव जो ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट है ये समझना था कि कैसे ह्यूमन सेटलमेंट, दो तरीके का हमने नगरीय और ग्रामीण दोनों देखा, उसके प्रकार देखे, कैसे बसाए जाते हैं, उसके शेप देखे और कुछ समस्या और समाधानों की भी बात की। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, जो कि इंडिया के 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लास 12 सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे साथ फिर आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, इसमें पूरे सिलेबस पर आपका ओवरव्यू मिल जाएगा, एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए भी। इसके अलावा आपको सारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सबसे खास बात, ये सारा का सारा अध्ययन आप हमारे साथ यहाँ पर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के वेबसाइट पर आकर, और ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 6 से 12 तक का सारा अध्ययन क्या है, निःशुल्क है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षाओं में और आप बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर।